हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका ब्लैक बुक रिवीजन में। आइए आज हम लोग देखते हैं सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर आपका मिनरल न्यूट्रिशन। देखिए इजी चैप्टर है, 1 to 2 क्वेश्चन बहुत आराम से मिल जाएंगे आपको नीट में। मिनिमम 1 मैक्सिमम 2-3 क्वेश्चन आ ही जाता है। ठीक है, तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और थोड़ा पढ़ के जब मार्क्स मिल रहा है तो क्या ही दिक्कत है। देखिए हम लोग शॉर्ट टाइम पूरा एक चैप्टर रिवाइज करते हैं तो इसलिए थोड़ा सा चीज़ें स्पीड ज़्यादा रहती हैं, कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा घुसना नहीं होता, तो वो सब चीज़ आप माइनस करिए। क्योंकि मतलब इतने जल्दी जल्दी जैसे आप एनसीईआरटी अपने पास खोले हैं तो ये पढ़ना, ये छोड़ना है, ये पढ़ना, ये पढ़ना है, तो उसमें जो जो पढ़ना वही चीज़ें हैं और जो एनसीईआरटी से लगता है कि इंपॉर्टेंट तो मैं इंक्लूड करता जाता हूँ। ठीक है, बाकी आप चैप्टर तो कम से कम मिनिमम 4 से 5 लेक्चर लगते हैं, लेकिन अब एक लेक्चर में कंप्लीट करना है तो बहुत सारी चीज़ें वो करता है। फिर भी कोशिश रहती है कि पूरी चीज़ें बताई जाए, तो आप लोग एकदम मन से पढ़िए। फिर पेपर हम लोग सॉल्व करते हैं तो उससे सारी चीज़ें क्लियर हो ही जाती है लगभग। तो ठीक है, आइए देखते हैं मिनरल न्यूट्रिशन। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को लिविंग मेंटेन रहने के लिए या उसके मेटाबॉलिज्म को प्रॉपर चलाने के लिए न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ती है, फूड की जरूरत पड़ती है। तो न्यूट्रिशन के बाद चैप्टर डेडिकेटेड है आपका न्यूट्रिशन इन द प्लांट। ठीक है, प्लांट फिजियोलॉजी चैप्टर पढ़ना है तो यहाँ पे न्यूट्रिशन आपका डेडिकेटेड है प्लांट के लिए। तो हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा देखते हैं बेसिक लेवल पे कि न्यूट्रिशन की क्या क्या डिमांड रही है अलग अलग ऑर्गेनिज्म में। देखिए जब न्यूट्रिशन होता है 2 प्रकार के होते हैं भैया, आपके ऑर्गेनिक भी होंगे, इनऑर्गेनिक भी होंगे। न्यूट्रिशन एनसीईआरटी में स्टार्टिंग में ये सब चीज़ें लिखी हुई हैं आपका, जब आप इंट्रो पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा है मे बी ऑर्गेनिक मे बी इनऑर्गेनिक। ठीक है, व्हाट इज न्यूट्रिएंट, यहाँ पे न्यूट्रिएंट लिखिए। न्यूट्रिएंट क्या होता है? न्यूट्रिएंट्स आर द कंपाउंड दैट इज नेसेसरी फॉर नॉर्मल मेटाबॉलिज्म, नॉर्मल वाइटल एक्टिविटी ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के मेटाबॉलिज्म और उसकी वाइटल एक्टिविटी को चलाने के लिए न्यूट्रिशन बेहद इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। इट मे बी ऑर्गेनिक कंपाउंड, मे बी इनऑर्गेनिक। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड में कौन कौन से हैं आपके? ऑर्गेनिक कंपाउंड में हैं आपके carbohydrates and next one is protein, most important, and fat। ठीक है, तो ये है आपका ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट। एंड जो हम लोग इनऑर्गेनिक में देखते हैं आपका मिनरल न्यूट्रिशन। एक्चुअली नाम मिनरल न्यूट्रिशन इसलिए पड़ा, ये वेदरिंग ऑफ रॉक एंड डिफरेंट बायोलॉजिकल प्रोसेस से बनते हैं मिनरल न्यूट्रिशन। मिनरल साल्ट जो मतलब बेसिक है आपका, मिनरल साल्ट डिफरेंट टाइप के हैं जो प्लांट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दिस चैप्टर इज डेडिकेटेड टू इनऑर्गेनिक मिनरल न्यूट्रिशन, मिनरल साल्ट, वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, ये देख लिया अपने मोटा मोटा कि न्यूट्रिएंट को 2 भागों में बांटते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल नेचर के आधार पर ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक। व्हाट इज इट? न्यूट्रिएंट क्या होता है? तो एक कंपाउंड होता है जो नॉर्मल वाइटल एक्टिविटी चलाने के लिए, अब प्लांट के लिए पढ़ रहे हैं तो प्लांट में नॉर्मल एक्टिविटी, नॉर्मल फिजियोलॉजी, नॉर्मल वाइटल फंक्शन, मेटाबॉलिज्म मेंटेन रखने के लिए उसे मिनरल की आवश्यकता होती है, वही पढ़ेंगे हम लोग मिनरल न्यूट्रिशन। तो ये मोटा मोटा रोड मैप तैयार हुआ है आपका मिनरल न्यूट्रिशन। ठीक है, तो बहुत सारे एलिमेंट जो है रिक्वायर्ड हैं मेटाबॉलिज्म में, डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं, और कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से कम इंपॉर्टेंट है, तो क्या क्या क्राइटेरिया रही है, उसके बेसिस को जानने के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट आए, बहुत लोगों ने पता करने की कोशिश की। फिर भी उसमें से जो प्रोमिनेंट आपके एनसीईआरटी में लिखते हैं वो है जूलियन वॉन सच्ची। कौन? इन्होंने बताया कि भैया प्लांट की नीड कैसे कैसे होगी और कैसे कैसे हम पहचानेंगे कि प्लांट में कौन सा रिक्वायर्ड है, कौन से प्लांट में कौन सा आपका मिनरल रिक्वायर्ड है, किस मात्रा में रिक्वायर्ड है, वो सारी चीजें आप आगे देखते चलेंगे। जैसे जो प्रोमिनेंट बॉटनिस्ट थे, कौन थे? जूलियन वॉन सैक्स। इन्होंने 1860 में, कब? 1860 में एक टेक्निक दी। एक्चुअली ये कहाँ के हैं? तो जनरली जो बॉटनिस्ट होते हैं वो आपके होते हैं जर्मन। ये आपके जर्मन बॉटनिस्ट थे। जब आप लोग साइटोलॉजी पढ़ते हैं तो वहाँ 2 जो सेल थ्योरी दिए थे बाय द साइंटिस्ट, 2 साइंटिस्ट का नाम है स्लेडन एंड स्वान। स्लेडन कहाँ थे? वो जर्मनी के थे, बॉटनिस्ट थे, और स्वान कहाँ से? ब्रिटिश के थे। ठीक है, तो
तो वहाँ भी जो बॉटनिस्ट थे ये भी है जूलियन मॉन्सेच। इवन आप इनका नाम तो अभी आप पढ़ेंगे आगे, आप जब फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे वहाँ भी ये जूलियन मॉन्सेच नाम पढ़ेंगे आप, ठीक है। जर्मन बॉटनिस्ट थे। 1860 में इन्होंने एक टेक्निक दी जिसका नाम था हाइड्रोपोनिक्स। क्या? हाइड्रोपोनिक्स। व्हाट वाज हाइड्रोपोनिक्स टेक्निक? ये क्या थी? ये हाइड्रोपोनिक्स वाज अ टेक्निक जिसमें प्लांट को सॉइल लेस कल्चर में ग्रो कराया जाता था। किसमें? सॉइल लेस कल्चर में ग्रो कराया जाता था। सॉइल लेस कल्चर मतलब इन ऑप्शंस ऑफ सॉइल ग्रो कराया जाता था इन डिफाइंड न्यूट्रिएंट मीडियम। क्या? डिफाइंड न्यूट्रिएंट मीडियम में प्लांट को ग्रो कराया जाता था ताकि उसमें देखा जाए कि कौन सा एलिमेंट रिक्वायर्ड है प्लांट के लिए, कि उसकी भैया अगर उसको और कितने मात्रा में है, अगर उसमें कम डाले तो उसका ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म में डायरेक्ट दिखेगा फर्क, और कितनी मात्रा में है, कौन कौन से रिक्वायर्ड है, उसके लिए डिफाइंड न्यूट्रिएंट सोल्यूशन सॉइललेस कल्चर में कराया बनाया इन्होंने, जिन्हें हाइड्रोपोनिक्स नाम की टेक्निक कहते हैं। हाइड्रोपोनिक्स अब एक्चुअली इसमें बहुत सारी चीजें पता करने के लिए होता है कि भैया कौन से हैं, कितने मात्रा में है, ये तो हुई है। उसके बाद इसके और भी फायदे हैं हाइड्रोपोनिक्स के। डायरेक्ट रूट पैथोजन जो होते हैं, रूट पैथोजन, रूट बॉर्न पैथोजन, उनसे भी बचाया जा सकता है। भैया यहाँ पे क्या है, सॉइल में जितने भी पैथोजन, रूट बॉर्न पैथोजन होंगे वो इस पे तो जा ही नहीं पाएंगे क्योंकि डिफाइंड मीडियम में कराया जा रहा है। और इसको बनाने के लिए इसका एक सेटअप होता है जिसमें प्रॉपर आपका एरिएटिंग ट्यूब डाली जाएगी, एरिएटिंग ट्यूब डाली जाएगी ताकि प्रॉपर जो है ऑक्सीजन, प्रॉपर एयर का मिक्सिंग हो सके, ताकि रूट जो प्लांट की रूट है वो सड़े नहीं, नॉट डाई ड्यू टू एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। और इसमें फनल है, एक फनल यूज करते हैं। फनल का क्या काम करता रहता है? फनल से हम लोग न्यूट्रिएंट मीडियम जितना भी मात्रा में होगा आवश्यकता में डालेंगे और इसमें प्लांट को ग्रो कराएंगे। पूरा डायग्राम बना हुआ है, ठीक है। तो ये फायदा है हाइड्रोपोनिक्स से रूट बॉर्न पैथोजन से वो है। अगर मान लीजिए सॉइल कम फर्टाइल है, सॉइल इज लेस फर्टाइल, उसकी कंडीशन में भी इसको ग्रो कराया जा सकता है क्योंकि यहाँ पे भैया सॉइल की आवश्यकता ही नहीं है, सॉइल की फर्टिलिटी पर भी डिपेंड नहीं कर रहा है और रूट बॉर्न पैथोजन से भी बचाया जा रहा है हाइड्रोपोनिक्स को। और ये क्या है, सॉइल लेस डिफाइंड मीडियम है जिसमें पता करें कौन सा एलिमेंट, कौन सा न्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड है प्लांट के लिए। तो ये रही हाइड्रोपोनिक्स की टेक्निक। इसी से मिलता जुलता नाम है एक एरोपोनिक्स टेक्निक। एरोपोनिक्स टेक्निक एक्चुअली जो स्पेस में प्लांट को ग्रो कराया जाता है उसमें क्या होता है, एक चैम्बर होता है, पूरे घर जैसे चैम्बर होता है, उसमें स्प्रे फ्यूम के फॉर्म में न्यूट्रिएंट को छिड़का जाता है और उसके प्लांट को ताकि वो मिल सके। एक्चुअली ये वो प्लांट होंगे जो इपीफिटिक होंगे, यानी इपीफिटिक वगैरह में जैसे हम बात करते हैं आपके कस्कुटा वगैरह, इन सब को ग्रो कराने के लिए कराया जाता है ताकि वो उसके फॉर्म में ले। तो नाम से एरो मतलब हवा, तो एरोपोनिक्स वो आपके सिलेबस में नहीं है। दिस इज योर हाइड्रोपोनिक्स। ये टेक्निक किसने डेवलप की थी? जूलियन मॉन्सेच 1860 में। कौन थे ये? जर्मन के बॉटनिस्ट थे। सॉइल लेस कल्चर पे कराया था, डिफाइंड न्यूट्रिएंट मीडियम सॉल्यूशन जिसे हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। इसमें एरिएटिंग ट्यूब का क्या काम होगा ये पूछेगा आपको। तो मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजन थ्रू आउट द प्रोसेस टू मेंटेन द रूट इन लिविंग कंडीशन। भाई रूट अगर डाई हो गई तो सब काम खत्म, ठीक है। और इसमें फनल से आप न्यूट्रिएंट मीडियम डालते जाते हैं और इसका एक बहुत फायदा अच्छा है कि रूट पैथोजन से बचाएगा, सॉइल फर्टिलिटी भी नहीं तो कोई मैटर नहीं। तो ये सारी चीजें हैं। हाँ, आप इसको जो बनाने के लिए हम यूज करते थे कॉमर्शियल प्रोडक्शन के लिए, तो वो आप कॉमर्शियल प्रोडक्शन देखिए। ये टेक्निक्स को कॉमर्शियल प्रोडक्शन में किस लिए यूज किया गया? कॉमर्शियल प्रोडक्शन फॉर टोमेटो, 3 नाम याद रखना, टोमेटो, सीडलेस कुकुम्बर एंड लेट्यूस। क्या? लेट्यूस ये देखे गए, ठीक है, ये पता किया गया। अब देखा गया भैया स्टार्टिंग में ही लिखा है कि मोर देन 105 डिस्कवर्ड है। अब देखिए ये तो एनसीईआरटी लिखा है कि इतने डिस्कवर्ड एलिमेंट थे, डिस्कवर्ड एलिमेंट, जबकि आपको पता है कि अब इससे ज्यादा डिस्कवर्ड हो चुके हैं, लेकिन अब एनसीईआरटी कहती है तो हमें मानना पड़ेगा क्योंकि बायो में इतना ही लिखा है। जब आप अपने पीरियोडिक टेबल में वहां देखते हैं तो वहां तो आपको 118 एलिमेंट खोजे गए हैं। जब आप पढ़ते हैं 18वां ग्रुप पीरियोडिक टेबल में तो एरोजेंस नोबल गैसेस पढ़ते तो हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, xenon and radon and last one that is newly discovered gas that is called oganesson, OZ। अब इसका एटॉमिक नंबर 2, 10, 18, 36, 54, 86, 118, 118। तो 118 एलिमेंट खोजे जा चुके आपके मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। ऑर्गेनेशन दैट इज न्यूली डिस्कवर्ड गैस, ऑर्गेनेशन गैस तो 118 है, लेकिन एनसीईआरटी आपकी बायो में कहती 105 डिस्कवर्ड एलिमेंट है।
जिसमें मोर देन 60 एलिमेंट प्लांट में रिपोर्टेड हुए हैं। मोर देन 60 रिपोर्टेड इन प्लांट, कहाँ इतने प्लांट में पाए गए हैं रिपोर्टेड इन प्लांट। इवन जो प्लांट के लिए बहुत ज्यादा आवश्यकता है, अभी तो आप देखेंगे कि नेसेसरी एलिमेंट 21 है, मतलब एब्सोल्युटली जो एसेंशियल एलिमेंट है वो 21। देखिए अभी क्या है आपका जो बेसिकली जो रिक्वायर्ड होते हैं वो 17 होते हैं। 17 कौन कौन से? 9 आपके माइक्रोन्यूट्रिएंट है और 8 आपके माइक्रोन्यूट्रिएंट है। अब इसको क्वांटिटी के बेस पे बनाएगा, अभी सब अंदर पढ़ते हैं, परेशान ना होइए, भी देख लीजिए। और 4 आपके ये हैं और 4 आपके बेनिफिशियल एलिमेंट हैं। बेनिफिशियल कौन कौन से? सोडियम, सिलिकॉन, सेलेनियम और कोबाल्ट, ये आपके बेनिफिशियल। तो बेनिफिशियल एसेंशियल को छोड़ दो तब भी तो केवल 21 ही हो रहे हैं। और यहाँ पे कहा जा गया मोर देन 60 जो है डिस्कवर्ड हुए। इवन देखा गया कि अगर गोल्ड साइट पे कोई प्लांट ग्रो कर रहा है तो उसमें गोल्ड भी हो जा रहा है एक्यूमुलेट। अगर रेडियो एक्टिव साइट पे इन द विसिनिटी ऑफ रेडियो एक्टिव थर्मल पावर प्लांट अगर कोई प्लांट ग्रो कर रहा है तो उसमें देखा गया है कि रेडियो एक्टिव स्ट्रॉन्सियम भी एक्यूमुलेट हो गया है, गोल्ड भी होता है। तो ये सारे पौधे एक्यूमुलेट हो गए हैं, रिपोर्टेड हुए हैं प्लांट में, लेकिन आवश्यक नहीं है। आवश्यकता किसकी होगी? वो आवश्यकता की भैया क्राइटेरिया बनाई गई है एसेंशियलिटी ऑफ द प्लांट बाय आर्नान एंड स्टाउट ने बताया कि क्या क्या एसेंशियल होना चाहिए एलिमेंट के लिए, तो क्या क्या रूल फॉलो करेगा। मस्ट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन मेटाबॉलिज्म, प्लांट डज नॉट कंप्लीट इट लाइफ साइकिल, इवन डज नॉट सेट द सीड, कुछ होगा ही नहीं भाई, रिप्रोडक्शन नहीं कंप्लीट होगा, सीड नहीं बनेगी, डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर रहा है उसके मेटाबॉलिज्म में। दूसरा उसकी नॉन रिप्लेसेबल, कोई दूसरा एलिमेंट उसकी जगह नहीं ले सकता, वो भी हम पढ़ाते हैं। ठीक है, ये अपना देख लिया। तो बहुत सारे एलिमेंट जो हैं वो रिक्वायर्ड हैं प्लांट में, लेकिन इतने जो टोटल है उसमें सब थोड़ी ना जरूरी हैं। तो ये बात आप मोटा मोटा इनसे उसमें लिखा हुआ तो देख लिया। अब आइए देखते हैं। ठीक है, ये रही कहानी, हाइड्रोपोनिक्स देख लिया, ये बात रही। अब इसी तरह क्वांटिटी के आधार पर, क्वांटिटेटिव क्वांटिटी कितना चाहिए प्लांट को, उसके आधार पर दो थे, माइक्रो न्यूट्रिएंट एंड दैट नेक्स्ट वन इज अ माइक्रो न्यूट्रिएंट। ठीक है, माइक्रो और माइक्रो। माइक्रो एक्चुअली मोर देन 10 मिली 10 टू पावर -3 10 मिली मोल पर केजी इनवर्स, इतना रिक्वायर्ड है क्वांटिटी के आधार पर, तो माइक्रो है। अगर इसका लेस देन 10 मिली मोल है, कितना? लेस देन 10 मिली मोल पर केजी रिक्वायर्ड है, तो वो आपका माइक्रो न्यूट्रिएंट है। और ये इसका स्लाइट एक्सेस डज नॉट हार्म, इसका स्लाइट एक्सेस थोड़ा सा ज्यादा कर दिए तो हम नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन इसका स्लाइट एक्सेस अगर माइक्रोन्यूट्रिएंट थोड़ा सा भी एक्सेस हो गया तो टॉक्सिसिटी पैदा कर देगा। क्या टॉक्सिसिटी पैदा कर देगा? यानी इसकी क्रिटिकल कंसंट्रेशन बहुत कम होती है। अगर क्रिटिकल कंसंट्रेशन इससे थोड़ा भी ज्यादा हो गया तो ये क्या कर देगा? टॉक्सिसिटी पैदा कर देगा। उसका थोड़ा सा हो गया तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। जैसे आप देखते हैं कि घर में आपके सब्जी बनती है तो उसमें ज्यादा मात्रा होती है आलू की और उसके बाद टमाटर वगैरह की, लेकिन अगर नमक थोड़ा सा कंसंट्रेशन में रहता है, नमक थोड़ा सा भी ज्यादा हो गया तो वो सब्जी को पूरा खराब कर देगा। इवन टमाटर और आलू थोड़ा ज्यादा हो गया तो फर्क नहीं पड़ता, इसलिए इसका स्लाइट एक्सेस टॉक्सिसिटी करा देता है माइक्रो वाले के। और ये टोटल होते हैं 9 इन नंबर, कितने? 9 होते हैं, और ये होते हैं टोटल 8 इन नंबर। टोटल मिला के होते हैं 9 8 17 जो एसेंशियल एलिमेंट है। टोटल एसेंशियल एलिमेंट 17 हैं और 4 बेनिफिशियल एलिमेंट हैं। अभी उसके लिए आगे पढ़ाते हैं कौन कौन से हैं, वो सब चीजें हम देखेंगे। ठीक है, आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट में है कौन पिया करेगा मग से कॉफी। ठीक है, जैसे घर में बचपन में लड़े होगे ना, इस बार ये हमारा है वो उसका है ये इसका, तो तुम्हें पूछा जा रहा है कि कौन भैया मग से कॉफी पिएगा, बताओ हाथ खड़ा करो। तो यार निमोनिक साहब अपने अपने हिसाब से याद किए होगे, बहुत बना, जो बना वही याद करना। ठीक है, बस ये जान लो कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सल्फर और कैल्शियम ये आपके कैसे हैं? माइक्रो हैं। और उसके बाद जो देखना है वो माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं, उसके लिए भी आप जो निमोनिक से याद क्यों भी याद करते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग देख लेते हैं। तब तक आपके पीडीएफ में क्या क्या दिया हुआ है, आपके पीडीएफ में क्या है, फिर हम लोग उसी हिसाब से पढ़ते चलते हैं। ठीक है, मोर देन 60 एलिमेंट अभी बताया था, मोर देन 60 एलिमेंट जो हैं वो डिस्कवर्ड, मोर देन 60 एलिमेंट आर 105 फाउंड इन डिफरेंट प्लांट। मोर देन 60 एलिमेंट में 105 डिस्कवर्ड में से मोर देन 60 जो है रिपोर्टेड है प्लांट के अंदर, मतलब पाए गए हैं। ठीक है, बाय द हाइड्रोपोनिक्स टेक्निक्स एसेंशियल एलिमेंट आर आइडेंटिफाइड। ऐसे कौन कौन से एलिमेंट एसेंशियल है वो डिफाइन किया गया हाइड्रोपोनिक्स से। अभी बताया हाइड्रोपोनिक्स क्या होती है।
सॉइल कल्चर में किसी भी न्यूट्रिएंट डिफाइंड न्यूट्रिएंट मीडियम में प्लांट को ग्रो करना और उसकी एलिमेंट की एसेंशियलिटी को देखना, वही हाइड्रोपोनिक्स होती है। किसने डेवलप किया था? तो हाइड्रोपोनिक टेक्निक डेवलप बाय जूलियन वॉन सैक्ची नाम के साइंटिस्ट थे, जर्मन बोर्ड ने 1860, ये सब लिख चुके हैं। हाइड्रोपोनिक टेक्निक यूज फॉर कॉमर्शियल प्रोडक्शन, देखिए कॉमर्शियल प्रोडक्शन किसके लिए? टोमेटो, लेट्यूस एंड सीडलेस कुकुम्बर, मत भूल जाना, मतलब टोमेटो बिल्कुल सब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सीधा क्वेश्चन बन के आएगा। टोमेटो, लेट्यूस एंड सीडलेस कुकुम्बर, कहें टोमेटो, सीडलेस कुकुम्बर, लेट्यूस, ठीक है। अब देखिए यही है क्राइटेरिया फॉर, अब यही पढ़ाना था कि व्हाट वाज द क्राइटेरिया फॉर एसेंशियलिटी। हम कैसे पता करेंगे क्या क्राइटेरिया है एसेंशियलिटी की? तो क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी गिवन बाय, किसने दिया था? गिवन बाय आर्नान एंड स्टाउट। किसने दिया था? आर्नान नाम के साइंटिस्ट थे, एंड स्टाउट 1939 में बताया था, 1939 में। ये भूल जाना, कोई दिक्कत एनसीईआरटी नहीं है, लेकिन गिवन बाय आर्नान स्टाउट ये पूछ लेता जनरली। आर्नान स्टाउट ने एसेंशियलिटी डिफाइन करी कि कौन कौन से एसेंशियल एलिमेंट हैं और उनकी क्या प्रिंसिपल होंगे प्लांट के अंदर, तो हम उनको कहेंगे भैया ये एसेंशियल है। देखिए मस्ट बताया था कि मस्ट एब्सोल्युटली नेसेसरी, मस्ट एब्सोल्युटली यानी डायरेक्टली इन्वॉल्व इन देयर मेटाबॉलिज्म। ये कैसे मेटाबॉलिज्म में डायरेक्टली इन्वॉल्व होना चाहिए, वर्ड पकड़िए। एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर सपोर्टिंग नॉर्मल ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन यानी मेटाबॉलिज्म। एब्सेंस ऑफ द एलिमेंट प्लांट डज नॉट कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल, वो प्लांट अपना लाइफ साइकिल ही नहीं कंप्लीट करेगी, यानी रिप्रोडक्शन वगैरह नहीं होगी। और सीड द सेड, मतलब सीड ही नहीं लगेगी उसमें, रिप्रोडक्शन नहीं होगा, साइकिल नहीं कंप्लीट होगी। और फिर अरे पूरा पढ़ाया था चारों आपका, जुनाइल, रिप्रोडक्टिव, देन सेनेसेंस, ठीक है। प्लांट इतना फेज के पार करके चलता है लिविंग, तो उसके हिसाब से लाइफ साइकिल नहीं कंप्लीट होगी और उसमें सीड ही नहीं लगी। ये यानी डायरेक्टली इन्वॉल्व है। यानी मोटा मोटा कहा जाए तो रिक्वायरमेंट ऑफ द एलिमेंट मस्ट बी स्पेसिफिक। कैसा है? स्पेसिफिक है, उसको उसकी कोई दूसरी जगह नहीं ले सकता। नॉट रिप्लेसेबल बाय अनदर एलिमेंट इन द अदर, बट डिफिशिएंसी ऑफ एनी अदर एलिमेंट कैन नॉट मेड बाय द सप्लाइंग अदर एलिमेंट। कहते हैं कि अगर उसकी डिफिशिएंसी हुई है तो मार्केट का कोई दूसरा एलिमेंट ला के उसमें डालते पौधे के अंदर, तो उसको वो पूरा नहीं कर सकता कमी, ठीक है। एलिमेंट मस्ट बी डायरेक्टली इन्वॉल्व इन मेटाबॉलिज्म। देखो वही बात अब यहाँ लिख दी है ये लोग, तो आप याद रखो डायरेक्टली इन्वॉल्व इन मेटाबॉलिज्म, यानी मेटाबॉलिज्म में डायरेक्टली इन्वॉल्व है तो एब्सोल्युटली नेसेसरी है, उसके बिना लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं होगी और इवन सीड सेट भी नहीं होगा। और दूसरा बात, वो उसका एलिमेंट का जगह कोई दूसरा एलिमेंट ले नहीं सकता। इसको एक एनालॉजी डेली लाइफ साइकिल से सुनो समझो। जैसे यार मतलब इसका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। जैसे आपका प्यार मोहब्बत होता है, प्यार मोहब्बत, बहुत लोग पागल रहते हैं ये वो, ठीक है, किसी किसी का होता होगा सच्चा, पता नहीं, ठीक है, वही जाने, ठीक है। तो क्या कहते हैं कि भैया अगर वो नहीं मिली तो फिर कोई नहीं, यानी वो आपके मेटाबॉलिज्म में डायरेक्टली इन्वॉल्व है। तो ये देखिए डायरेक्टली इन्वॉल्व है यानी एब्सोल्युटली नेसेसरी है, यानी उसके बिना आपकी लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं हो सकती है। यानी यहाँ लिखा है कि उसकी बिना लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं हो सकती, यानी उसकी जगह कोई और नहीं ले सकता। मतलब ये नहीं कि कोई किसी और से शादी कर लिए फिर काम चल गया, तो ऐसा नहीं है। मस्ट भी स्पेसिफिक है, डायरेक्टली इन्वॉल्व है आपकी लाइफ साइकिल में और उसकी जगह कोई और नहीं ले सकता, यानी आप उसके बिना लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं करते, ठीक है। जनरली रियलिटी में बहुत कम पॉसिबल है यार। आजकल सक्सेस के पीछे सब कुछ है, अच्छे से पढ़ो लिखो, डॉक्टर बनो, उसके बाद तो सब होता ही रहेगा। ये सब चीज़ें तो कहने की बात है, पढ़ने की बात है। देखिए इसका मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, बहुत सारे फिलॉसफी अलग अलग तरीके से हैं भाई। तो जो समझने लायक बात ये है कि आप एक एनालॉजी से रिलेट मारे तो आपको सारे पॉइंट याद हो जाएंगे, इसलिए बस दैट्स माय पॉइंट, नथिंग मोर देन दैट। ये 17 एलिमेंट बताया था, 9 आपके माइक्रो हैं और 8 आपके माइक्रो हैं, फाउंड है, एब्सोल्युटली नेसेसरी है, यानी इस क्राइटेरिया को फॉलो करते हैं आर्नान एंड स्टाउट के। एसेंशियल एलिमेंट आर फर्दर दो ब्रॉड ग्रुप में है, ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी द प्लांट रिक्वायर, ऑन द बेसिस ऑफ। देखिए किसी चीज को आप बांटते तो किस आधार पर बांटते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने बताया कि आदमी बड़ा है तो किसके आधार पर बड़ा, पैसे के आधार पर बड़ा है कि महानता के आधार पर बड़ा है कि हाइट के हिसाब से बड़ा, किसके आधार? तो वही बताया ऑन द बेसिस ऑफ आपके क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी में प्लांट को आप दे रहे हैं और उसके आधार पर भी बताया था। तो दो प्रकार के हैं, माइक्रो है और आपका माइक्रो है। मोर देन 10 मिलीमोल होगा, देखना मोर देन 10 मिलीमोल पर केजी, देखना ये मिली है 10⁻³ मोल पर केजी ऑफ ड्राई मैटर्स। देखिए वेट दो प्रकार के होते हैं प्लांट में, वेट फ्रेश वेट जिसे कहते हैं आप, और दूसरा है ड्राई वेट। अगर हम प्लांट से उसके सारे वाटर को इवेपोरेट कर दें तो उसका बचा हुआ माल होता है वो ड्राई मैटर। तो ड्राई मैटर के हिसाब से इतना होना चाहिए। और कौन कौन है, कौन पिएगा मग से कॉफी, CHON पिया करेगा मग से कॉफी, ठीक है, ये हो गया टोटल 9।
अभी देखो, आयरन, मैग्नीज, कॉपर, मोलिब्डेनम, जिंक, बोरान, क्लोरीन, निकिल, टोटल 8 एलिमेंट आपके माइक्रो हैं और इनकी क्वांटिटी कौन सी होगी? लेस देन 10 मिलीमोल पर केजी ऑफ द ड्राई मैटर। लेस देन 10, ये मोर देन 10, लेस देन 10, फिर उसके एग्जांपल, ये टोटल 9 है, 9 है और ये 8 है, यानी टोटल मिला के 9 और 17 एसेंशियल एलिमेंट हैं और उसमें बेनिफिशियल हैं 4। आगे 4 बेनिफिशियल एलिमेंट देखो लिखा है, 4 बेनिफिशियल एलिमेंट कौन है? ना सिस्को, क्या? जैसे पौधों को ये मिल गया, माइक्रो मिल गया, माइक्रो एसेंशियल एलिमेंट। तब दो देखे तो कुछ पौधे सिसक रहते हैं, यानी रो रहते हैं। जैसे आपके घर में कोई बच्चा कुछ भी उसको ला के दे तो रोता रहता है अकेले, तो ना सिस्को, उसको कहा गया पौधे को कि भैया ना सिस्को, कहीं का ना सिस्को, ये बेनिफिशियल है तुम्हारे लिए, जरूरी नहीं, मतलब ना सिस्को। ना से सोडियम, सिस्को से आपका ना सी और सेलेनियम से सी से कोबाल्ट। ठीक है, तो ना सिस्को कैसे हो गई? ये ट्रिक हो गई, ना सिस्को आपके बेनिफिशियल एलिमेंट के लिए। ठीक है, रोल ऑफ माइक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट के रोल क्या क्या है पौधों में वो देखेंगे। आपका माइक्रो न्यूट्रिएंट नाइट्रोजन, सबसे पहले इंपॉर्टेंट नाइट्रोजन। देखिए नाइट्रोजन बहुत ज्यादा मात्रा में पौधे को जरूरी होता है, मतलब सबसे ज्यादा माइक्रो न्यूट्रिएंट में पूछा जाए तो नाइट्रोजन, और सबसे ज्यादा माइक्रो न्यूट्रिएंट में पूछा जाए तो आयरन। याद रखना, आयरन है माइक्रो न्यूट्रिएंट, यानी लेस देन 10 मिलीमोल ही यूज होगा, लेकिन सारे माइक्रो के कंपेयर में सबसे ज्यादा ये और माइक्रो के कंपेयर में नाइट्रोजन। अब एक्चुअली नाइट्रोजन क्या है? लिमिटिंग है बोथ आपके नेचुरल इकोसिस्टम या आपके कहें तो आपके इकोसिस्टम, बायोम इकोसिस्टम के कंपेयर में, दोनों में ये कैसे हैं? आपके लिमिटेड हैं। ठीक है, तो मेनली किसके फॉर्म में लेते हैं प्लांट? देखिए यहाँ पे आपका टेबल में एलिमेंट लिखा है, इधर ऑब्टेन्ड है किस फॉर्म में लिया गया है, फिर उसका फंक्शन क्या है, और डिफिशिएंसी सिम्टम डायरेक्टली यहाँ पे एनसीईआरटी में नहीं लिखा, आप इसको छोड़ भी सकते हैं, लेकिन इतना आप पढ़ेंगे। नाइट्रोजन थोड़ा सा मैं बड़ा करता हूं, से आपको दिखेगा। ठीक है, नाइट्रोजन देखिए मेनली हम ये क्या लिख दिया यार, मेनली नाइट्रेट के फॉर्म में यूज होगा, यही लिख दो, NO3 माइनस इसके नाइट्रेट के फॉर्म में होगा, या तो नाइट्राइट के फॉर्म में भी ले सकता है, अमोनियम आयन के फॉर्म में भी ले सकता है। अमोनिया एक्चुअली स्लाइटली टॉक्सिक हो जाती है पौधे के लिए, इसलिए इसको लेना प्रेफर कम करता है। बाकी नाइट्रेट और नाइट्राइट के फॉर्म में लेना पसंद, मेनली एज यहाँ थोड़ा मिस प्रिंट है, नाइट्रेट NO3 माइनस NO2 माइनस के फॉर्म में आप प्लांट लेता है नाइट्रोजन को। ये भैया ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, विटामिन, हार्मोन सबका कंस्टिट्यूएंट हो गया, यानी नाइट्रोजन से यही सब मिलके ये नाइट्रोजन ये सब मिलके बनाएंगे। स्टंटेड ग्रोथ, क्लोरोसिस वगैरह हो जाती है। ठीक है, अभी पढ़ेंगे क्लोरोसिस क्या होती है। क्लोरोसिस एक्चुअली क्या होता है, क्लोरोसिस मतलब होता है लॉस ऑफ क्लोरोफिल, जिससे लीफ पत्तियां आपकी पीली पड़ने लगती हैं। लॉस ऑफ क्लोरोफिल इन द लीफ टिश्यू लीड टू द येलोइंग ऑफ लीफ, उसे कहते हैं क्लोरोसिस। नेक्रोसिस पड़ता है डेथ ऑफ टिश्यू, डेथ ऑफ टिश्यू स्पेशली प्लांट आपका लीफ टिश्यू से नेक्रोसिस कहते हैं, सब पढ़ेंगे वो, आप उस पर मत ध्यान दीजिए, ये ध्यान दीजिए। फास्फोरस फोस्फेट आयन के फॉर्म में लेते हैं प्लांट H2PO4 माइनस, देखो यहाँ पे थोड़ा सा वो है H2PO4 माइनस, और दूसरा होता है आपका HPO4 2 माइनस के फॉर्म में, HPO4 2 माइनस और H2PO4 माइनस, ये आप याद रखिए, इसके फॉर्म में पौधा लेता है आपका फास्फोरस। ये फास्फोरस किसका होता है, फास्फोलिपिड, भैया सेल मेम्ब्रेन फास्फोलिपिड की बनी, उसमें फास्फोरस होगा। आप न्यूक्लिक एसिड बनाने में भी हेल्प करेगा, न्यूक्लियोटाइड, देखिए न्यूक्लियोटाइड और नाइट्रोजनस बेस न्यूक्लियोसाइड मिलके क्या बनता है, पूरा आपका बेस, पूरा आपका बनता है जेनेटिक मटेरियल, जो भी डीएनए एनआरएन उसके अंदर हो गए। एटीपी, एनएडी एंड एनएडीपीएच, ये सब कैसे किसके कंस्टिट्यूएंट हो गए, तो फास्फोरस के। अब पोटेशियम पे आते हैं, इसका क्या, पुअर ग्रोथ ऑफ प्लांट एंड लीफ, डल हो जाती है, ग्रीन कलर जो है उसका डल होने लगता है। पोटेशियम हम K+ के फॉर्म में लेते हैं, मोनोवैलेंट फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट है, अल्कली मेटल है, तो इसलिए K+ आयन। फास्फोराइलेशन रिएक्शन, व्हाट इज फास्फोराइलेशन, फॉर्मेशन ऑफ एटीपी इज कॉल्ड फास्फोराइलेशन। अब फोटोफॉस्फोराइलेशन होगा तो प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एटीपी फ्रॉम सनलाइट, फोटो मतलब सनलाइट से बनाओ तो फोटोफॉस्फोराइलेशन, दैट इज द फोटोसिंथेसिस पढ़ते हैं, और फास्फोराइलेशन आप रेस्पिरेशन में पढ़ते हैं, यानी डायरेक्टली आप एनर्जी बना रहे हैं किसी भी मीडियम से। अब हेल्प इन मेंटेन, सबसे बड़ा जो काम, मेन फंक्शन है पोटेशियम को, कटायन एनायन बैलेंस, देखो लिखा होगा कटायन एनायन बैलेंस, ये याद रखना। प्रोटीन सिंथेसिस में भी हेल्प करता है, पूछ लेगा प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है पोटेशियम, तो आपको लगेगा गलत है, लेकिन स्टेटमेंट पूछता है सही है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, मोस्ट प्रोमिनेंट वर्क, सबसे महत्वपूर्ण काम, ये तो भूल ही मत जाना।
ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा हजारों बार पूछा है, पोटेशियम का फंक्शन है। एक्टिविटी ऑफ एंजाइम, बहुत सारे एंजाइम को एक्टिवेट करता है। मेंटेनेंस ऑफ टर्जिडिटी ऑफ सेल, टर्जिडिटी ऑफ सेल को मेंटेन करने के लिए भी बहुत जरूरी होता है। अभी हम लोग पढ़ेंगे 4 एसेंशियलिटी एलिमेंट की और है उसका एनर्जी रिलेटेड कंपाउंड आपके इसमें टर्जिडिटी ऑफ सेल के आधार पर, एक्टिवेशन के आधार पर, वो भी पढ़ेंगे हम लोग, और कौन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट बना रहे हैं, ठीक है। अब दूसरा है कैल्शियम, कैल्शियम इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कैल्शियम कैसा है, डाइवैलेंट है तो Ca2+ के फॉर्म में लेंगे, ठीक है। स्टैंडर्ड ग्रोथ येलो अगर ये होगी पढ़ लेना आप। रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन ऑफ माइटोटिक स्पिंडल बताते थे आप, सेल साइकिल में पढ़ेंगे। माइटोटिक स्पिंडल बनने में मदद करता है। नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन, ओवरऑल मेटाबॉलिज्म यहाँ नहीं है। एक्टिवेट सर्टेन एंजाइम, सर्टेन एंजाइम को एक्टिवेट करता है। कैल्शियम पेक्टेट, मिडिल लैमेला जो होता है सेल वॉल का मिडिल लैमेला, कैल्शियम पेक्टेट मैग्नीशियम पेक्टेट से बना होता है, तो कैल्शियम पेक्टेट इज अ प्रोमिनेंट इन मिडिल लैमेला, ये बात याद रखिएगा। स्टैंडर्ड ग्रोथ, क्लोरोसिस यंग और लिपी यंग, स्टैंडर्ड ग्रोथ मतलब ग्रोथ रुक जाती है। ये रहा आपका कैल्शियम। मैग्नीशियम का काम Mg2+, Mg++ के फॉर्म में, इसमें आपको क्या याद रखना, आपको याद रखना है एक्टिवेट एंजाइम इन फॉस्फेट मेटाबॉलिज्म, ठीक है। कंस्टिट्यूएंट ऑफ क्लोरोफिल, मेंटेन द राइबोसोम स्ट्रक्चर, राइबोसोम स्ट्रक्चर को मेंटेन करता है और क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर को भी मेंटेन करता है। आप क्लोरोफिल में 2 स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, एक होता है फाइटोल टेल और एक होता है पोरफायरिन रिंग। तो पोरफायरिन रिंग का एक्चुअली कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट होता है मैग्नीशियम, और सिंथेसिस ऑफ क्लोरोफिल पूछता है तो आयरन आंसर जाएगा। देखो क्लोरोफिल को बनवाने के लिए आयरन और उसके स्ट्रक्चर को होल्ड करने के लिए, उसकी प्रॉपर्टी को होल्ड करने के लिए मैग्नीशियम, तो यही याद रखिएगा आप, ठीक है। आपके केमिस्ट्री में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी दिया हुआ है, ठीक है। अब उसके बाद आइए सल्फर, सल्फर सल्फेट आयन SO4 2- होता है यार, SO4 माइनस या 2- में सल्फेट आयन कंस्टिट्यूट अमीनो एसिड। देखिए अमीनो एसिड का कंस्टिट्यूएंट है सल्फर, क्रिस्टीन लिखे या सिस्टीन मेथियोनिन, 2 अमीनो एसिड पूछेगा, कौन अमीनो एसिड, सिस्टीन एंड मेथियोनिन पूछता है ऐसे, सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड, सल्फर कंटेनिंग। बताया था अमीनो एसिड क्या होते हैं, अमीनो एसिड ही होते हैं, वो चेन ऑफ अमीनो एसिड से मिलकर प्रोटीन बनती है। तो सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड पूछेगा तो सिस्टीन एक होता है, सिस्टीन एक होता है सिस्टीन, EIN स्पेलिंग में डिफरेंस हो, सिस्टीन वो दोनों होता है, सिस्टीन सब सल्फर कंटेनिंग है, और दूसरे है आपका मेथियोनिन। तो सिस्टीन और मेथियोनिन कैसे सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड में पाया जाएगा। प्रोटीन में, कोएंजाइम में, विटामिन के थियामिन, विटामिन में याद रखना थियामिन, विटामिन B1 को कहते हैं थियामिन, THIAMINE याद रखिएगा। थायमिन नहीं है भैया, थायमिन THYAMINE, ये नाइट्रोजनस बेस पेयर होता है। थायमिन, एडेनिन, गुआनिन, थायमिन, साइटोसिन, यूरासिल ये बेस पेयर होते हैं, ठीक है। अब ये थियामिन है, विटामिन B1, तो थियामिन में भी पाया जाएगा आपका ये, और फेरोडॉक्सिन में पाया जाता है आपका सल्फर, ये याद रखना इतना सल्फर के बारे में। बाकी सल्फर का क्लोरोसिस वगैरह वो सब अलग से पढ़ेंगे हम लोग, उसकी चिंता नहीं करो आप। अब हम माइक्रो खत्म कर लिए हैं, बड़ा वाला यानी माइक्रो वर्ड फॉर मोर नंबर एंड माइक्रो फॉर स्मॉल, यानी माइक्रो न्यूट्रिएंट के लाए। अब माइक्रो न्यूट्रिएंट सबसे ज्यादा बताया था कि आयरन यूज होगा, आयरन फेरिक के फॉर्म में यूज होता है, नॉट फेरस, याद रखिएगा। हजारों बार पूछा आपका कि आयरन अब्सॉर्ब्ड इन द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ फेरिक का मतलब होता है Fe3+ के फॉर्म में, और फेरस जो होता है RFE फेरस होता है Fe++, ठीक है। तो Fe3+ के फॉर्म में कंस्टिट्यूट फेरोडॉक्सिन एंड साइटोक्रोम नीडेड फॉर सिंथेसिस ऑफ क्लोरोफिल, आयरन। कैटालेज एंजाइम में भी यही एक्टिवेट कैटालेज एंजाइम, यहाँ लिख लो एक्टिवेट कैटालेज, अभी हम पढ़ाएंगे इसे फिर से कैटालेज एंजाइम, क्योंकि वो जो क्वांटिटी के आधार पर एलिमेंट को बांट लिया है माइक्रो और माइक्रो में, अब एक्टिविटी के आधार पर भी है 4 प्रकार के हैं। तो कैटालेज एंजाइम वहां से पढ़ लेते, लेकिन यहाँ लिख लो क्लोरोसिस करा दे, हटाओ। मैग्नीज Mn2+, Mn3+ लिखा है गलत, Mn2+ डाइवेलेंट है। एक्टिवेट सर्टेन एंजाइम इन्वॉल्व्ड इन फोटोसिंथेसिस, जितना फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन में एंजाइम यूज होंगे सबका एक्टिवेशन कराएगा आपका मैग्नीज। क्लोरोसिस, ग्रे स्पॉट लीफ, ये सब ठीक है, ये मत तुम याद रखो, ये सब अलग से पढ़ेंगे हम लोग। जिंक Zn2+ एक्टिवेट वेरियस एंजाइम लाइक कार्बोक्सिलेज रिक्वायर्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ ऑक्सिन,
ये देखिए कार्बोक्सिलेज क्या होता है, कार्बोक्सिलेज होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं एडिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, उसे कार्बोक्सिलेज कहते हैं। यानी आपका मैग्नीशियम और जिंक दोनों कार्बोक्सिलेज, एक्चुअली मैग्नीशियम एक्टिवेट Mg करता है, यहाँ पे मैग्नीज है, ठीक है। यहाँ पे आपका जिंक भी क्या करता है, आपका कार्बोक्सिलेज का काम करता है, वहां बताना चाहिए था। मैग्नीशियम Mg, मैग्नीशियम क्या करता है, रुबिस्को और पेप्टेज, ये भी एक कार्बोक्सिलेज एंजाइम होते हैं, इनको एक्टिवेट करता है, वो भी हम लोग पढ़ेंगे, तो वहां छोड़ देते हैं। ये याद रखिए आपका जिंक जो होता है ये कार्बोक्सिलेज एंजाइम को एक्टिवेट करता है। कॉपर Cu++ के फॉर्म में होता है, साइटिन एंजाइम को एक्टिवेट करता है, ठीक है। बोरॉन BO3- एंड B4O7-2-, इसके फॉर्म में भी रिक्वायर्ड होता है, एब्जॉर्ब होता है, रिक्वायर्ड फॉर वाटर एंड कैल्शियम मेम्ब्रेन फंक्शनिंग, पोलन जर्मिनेशन। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है पोलन जर्मिनेशन। पोलन जर्मिनेशन के लिए कौन होता है, तो बोरॉन, हजारों बार पूछा। व्हाट इज पोलन जर्मिनेशन, बताया था जब ये स्टिग्मा है और ये स्टाइल है और ये ओवरी है, तो जब पोलन ग्रेन यहाँ स्टिग्मा में लैंड करता है, स्टिग्मा इज अ लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पोलन ग्रेन, तो यहाँ पोलन ग्रेन लैंड करता है, तो यहाँ पे पोलन ट्यूब बनती है। पोलन ट्यूब में 2 मेल गैमेट आते हैं और इसको सिनर्जिक रास्ता प्रोवाइड करता है। फिर एक सेल से फ्यूज हो जाता है 2 पोलर न्यूक्लियस, जिससे जाइगोट और आपका पेन बनता है, वो सब आपको पढ़ाया गया। तो उसके पोलन जर्मिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है आपका बोरॉन। फिर उसके बाद मोलिब्डेनम MO2+, MOO2+ के फॉर्म में ऑब्जॉर्ब होगा। सर्टेन नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में याद रखना मोनी, MO, मोलिब्डेनम, नी से मोनी लड़की का नाम नहीं है। मोलिब्डेनम नाइट्रोजनेज एंजाइम, नाइट्रोजन रिडक्टेज, इनको एक्टिवेट करता है आपका मोलिब्डेनम। भी पढ़ेंगे हम लोग पूरा यार। 50% आपका चैप्टर है अगर, तो 50% आपकी ये आपके एलिमेंट वगैरह इसकी प्रॉपर्टी और एसेंशियलिटी देखते हैं, तो 50% पूरा वेटेज रखता है आपका नाइट्रोजन साइकिल, ठीक है, फंक्शनिंग मेटाबॉलिज्म ऑफ नाइट्रोजन। वहां मोलिब्डेनम पढ़ लिया आपने। क्लोरीन का जो सबसे प्रोमिनेंट काम है वो है फोटोलिसिस ऑफ वाटर। देखिए फोटोलिसिस में 2 एलिमेंट होते हैं आपका, वहां पढ़े आपने एमएन मैग्नीशियम भी करता है आपका फोटोलिसिस, और ये मेंटेन सॉलिड कंसंट्रेशन लाइक सोडियम पोटेशियम, मेंटेन कैटायन एनायन बैलेंस भी करता है। और एसेंशियल फॉर, ये लिखा है एसेंशियल फॉर ऑक्सीजन इवोल्यूशन इन द फोटोसिंथेसिस, यानी स्प्लिटिंग ऑफ वाटर की बात कर रहा है। पानी तोड़कर ही तो भैया आपने क्या किया था, पानी तोड़कर ही तो ऑक्सीजन इवॉल्व कराई थी, तो फोटोसिंथेसिस में, इसीलिए। चलिए आइए, एसेंशियलिटी एलिमेंट मोबिलाइज्ड एंड एक्सपोर्टेड टू यंग डेवलपिंग टिश्यू, डेफिशिएंसी टेंड टू अपीयर फर्स्ट इन, ठीक है, इसको छोड़ो, भी बताते हैं क्या लिखा है वो, क्या कहना चाह रहे हो भाई, छोटा कर दें। चलो, एक्चुअली 2 प्रकार के एलिमेंट देखे गए आपके। मोबाइल मतलब मोबाइल वर्ड है मूवमेंट से, जो मूव कर सके वो मोबाइल, और दूसरा था इमोबाइल, ऐसे लिख, मोबाइल वो एलिमेंट थे जो ओल्डर पार्ट से यंगर पार्ट की तरफ मूव कर सकते थे। यानी मैं कहूं तो जैसे आपके घर में जब बंटवारा होता है तो दादा दादी आपके पुराने लोग चीज़ों को, सामान को बांट देते हैं अपने बच्चों को, अपने जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनको बांट देते हैं। यानी वो क्या करते हैं, सामान को दे देते हैं। यानी ओल्डर पार्ट से जो एलिमेंट रिक्वायर्ड हैं वो ट्रांसफर करके न्यूअर लाइक लीव बर्ड वगैरह में ट्रांसफर हो जाते हैं। तो मोबाइल एलिमेंट मूव फ्रॉम ओल्डर पार्ट टू यंगर पार्ट में चले जाते हैं, ठीक है। तो ये बताइए, जब ओल्डर पार्ट से यंगर पार्ट में चले गए तो डेफिशिएंसी अगर मोबाइल एलिमेंट के दिखी, डेफिशिएंसी तो कहाँ दिखेगी भैया, ये बेचारे नए वालों को तो दे दिए तो उनमें तो डिफिशिएंसी दिखेगी नहीं, तो ओल्डर पार्ट में ही डिफिशिएंसी दिखेगी। मोबाइल एलिमेंट की डेफिशिएंसी दिखती है, आप हजारों बार पूछा गया कि एलिमेंट मोबाइल है तो बताइए डिफिशिएंसी कहाँ दिखेगी, तो डिफिशिएंसी दिखेगी आपके ओल्डर पार्ट में, प्लांट के ओल्डर पार्ट में ही दिखेगी। और देखा गया जो इमोबाइल एलिमेंट है, इमोबाइल जो मूव ही नहीं कर सकता, यानी पौधा उसको देगा नहीं, यानी क्या मूव नहीं कर सकता। अच्छा बताइए, घर में सब बंटवारा सारे सामान को हो जाता है, कोई अपनी हड्डी दे देता ढांचा, यानी जिससे स्केलेटन बना, स्ट्रक्चरल चीजों का क्या बंटवारा होता है, कोई हड्डी थोड़ी ना देगा, वो तो उसके साथ ही जाएगा। तो यानी ओल्डर पार्ट से नॉट मूव नहीं करेगा ओल्डर टू यंगर पार्ट। और अगर इसकी डिफिशिएंसी हुई तो यंगर में दिखेगी, क्योंकि यंगर में ये मूव करके जा ही नहीं पा रहा है, यानी कैल्शियम वगैरह जो होते हैं इसकी डिफिशिएंसी दिखती है यंगर पार्ट में। तो याद रखना, मोबाइल वाले की डिफिशिएंसी ओल्डर पार्ट में, इमोबाइल की यंगर पार्ट में,
और कौन कौन से होते हैं मोबाइल एलिमेंट, तो हाईली मोबाइल आपका ट्रांसपोर्ट इन प्लांट लिखता है कि पसंद के होता है फास्फोरस, सल्फर, नाइट्रोजन एंड पोटेशियम। अब देखो यहाँ पे कंट्रोवर्सी कर दिया, अब यहाँ पे सल्फर को यहाँ भी लिख रहा है, तो आप याद रखना फास्फोरस, नाइट्रोजन एंड पोटेशियम। और जो इमोबाइल एलिमेंट है उसका बेसिकली याद रखना, एक ही पूछेगा कैल्शियम, और होता कैल्शियम, सल्फर, आयरन, बोरॉन वगैरह सब हैं, लेकिन इसमें याद रखना आप कैस्फे, कैल्शियम, सल्फर और आयरन। सल्फर भैया कंट्रोवर्सी में, कंट्रोवर्सी पूछेगा नहीं, कैल्शियम याद रखना, कैल्शियम स्ट्रक्चरल रोल बनाती है, इमोबाइल एलिमेंट होता है। तो आपके किसमें दिखेगा, यंगर पार्ट में। देखो पढ़ो, यही लिखा है क्या, एलिमेंट मोबिलाइज्ड एंड एक्सपोर्टेड टू यंग डेवलपिंग टिश्यू, द डेफिशिएंसी टेंड टू अपीयर फर्स्ट इन द ओल्डर टिश्यू। बताया था जो मोबाइल एलिमेंट है उसको ओल्डर टिश्यू में दिखेगा, ये लिखा है आपका ओल्डर पार्ट में। डेफिशिएंसी सिम्टम ऑफ नाइट्रोजन, फास्फोरस, मैग्नीशियम आर फर्स्ट विजिबल इन सेनेसेंट ओल्डरली। ये जो हाईली मोबाइल एलिमेंट यानी फास्फोरस, नाइट्रोजन, पोटेशियम बताया था पसंद के, सल्फर नहीं लिखा, देखो यहाँ से हटा दिया और आपके उसमें लिखा है इमोबाइल एलिमेंट आर नॉट ट्रांसपोर्टेड, नहीं ट्रांसपोर्ट सकते। डेफिशिएंसी सिम्टम फर्स्ट अपीयर इन यंग टिश्यू, यंग टिश्यू में फर्स्ट पहली बार दिखेगा, बताया था यंगर में दिखेगा। सिम्टम ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम देखो प्रोमिनेंट कैल्शियम और फर्स्ट विजिबल इन यंग लीफ, कहाँ दिखेगा, तो दो तरीके से पूछेगा, या तो मोबाइल करके कहेगा तो आप बता देंगे कि कहाँ कहाँ डेफिशिएंसी। ये एग्जांपल दे दिया, पूछा कि भैया नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी हुई है तो बताइए कहाँ दिखेगा, तो आपको पता होना चाहिए, तुरंत क्लिक करना चाहिए कि भैया नाइट्रोजन आपका मोबाइल एलिमेंट है, मोबाइल एलिमेंट तो यंगर पार्ट में दिखेगा। फिर क्वेश्चन दूसरा पूछ सकते हैं, भैया कैल्शियम जो है, कैल्शियम आपका डेफिशिएंट हुआ है तो किस पार्ट में जल्दी दिखेगा, तो आप कहेंगे ये यंगर पार्ट में दिखेगा। क्यों, क्योंकि ये ओल्डर पार्ट से मूव ही नहीं कर रहा है, यानी वो इमोबाइल है, मूव नहीं कर पा रहा है, ठीक है। अब कुछ पौधों की हंगर साइन होती है, व्हाट इज हंगर साइन, हंगर साइन मीन्स होता है कि उसको उतना मात्रा में वो चाहिए, अगर उससे कम हो गया तो उसको वो हंगर साइन शो करेगा। हंगर साइन में डिफरेंट मॉर्फोलॉजिकल चेंज हो गए, हंगर साइन प्लांट शो करता है, हंगर साइन ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ दैट एलिमेंट, पर्टिकुलर कुछ एलिमेंट होंगे जो नहीं मिलेंगे पौधे को, तो अलग अलग मॉर्फोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल चेंज दिखाएगी, जिसे हंगर साइन कहते हैं। हंगर साइन में कौन कौन से आते हैं, जैसे अगर क्लोरोसिस हो गई, क्लोरोसिस का मतलब होता है लॉस ऑफ क्लोरोफिल, क्या, लॉस ऑफ क्लोरोफिल, क्लोरोफिल का लॉस यानी येलोइंग टू लीफ, लीफ कैसी पड़ जाएगी, पत्तियां येलो पड़ने लगेंगी। अरे यार क्लोरोफिल हरा बनाने में काम रखता है, उसकी अगर लॉस हो रहा है, क्लोरोसिस हो रहा है तो कैसी पत्तियां पड़ने लगेंगी, येलो। कौन कौन से हैं, नाइट्रोजन, पोटेशियम, सल्फर, आयरन, जिंक, मैग्नीशियम, मोलिब्डेनम और मैग्नीज। अब आप कैसे याद रखेंगे भैया इसको, आप क्लोरोसिस को याद रखेंगे, देखिए सीक्वेंस याद रखना, पहले याद रखना क्लोरोसिस, फिर याद रखना नेक्रोसिस, फिर याद रखना आप दूसरा डिले इन फ्लावरिंग, फिर याद रखना इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन। तो ये आपको दो, पहले क्लोरोसिस नेक्रोसिस देखो, क्लोरोसिस जो था उसको हम याद करने का ट्रिक है जो हम बनाए, बाकी आप तो देख लीजिए जो भी याद किए हो सब याद किए हो, सही होना चाहिए बस। क्लोरोसिस कंस मामा मांगे फिर मंजन, क्या, अरे यार महाभारत में पढ़े होगे, कंस द मामा ऑफ लॉर्ड कृष्णा क्रूएल था, ठीक है, कंस कि कंस मामा मांगे फिर से मंजन मांग रहे हैं, कंस मामा मांगे फिर मन जन, क्या मांग रहे हैं, कंस मामा KNS MOMG आयरन मैग्नीशियम जिंक, देखते यही लिखा है क्या, पोटेशियम पकड़ो जरा, ये है नाइट्रोजन, ये है सल्फर, ये है कंस हो गया, मामा यमो से मोलिब्डेनम, मामा यहाँ से पहुंचे, मांगे MG भी है, मांगे फिर है मन, फिर ये मैग्नीशियम मन जन, कुछ छूटा भी नहीं, और 8 कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 एलिमेंट है, देखिए 8 है ये जो क्लोरोसिस में भाग लेते हैं, और टोटल यहाँ भी 8 लिखा होगा, देखना 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी आपकी ट्रिक सही है, क्लोरोसिस आपने याद कर ली। अब क्लोरोसिस के बाद आप याद रखेंगे नेक्रोसिस के लिए, क्या, नेक्रोसिस, व्हाट इज नेक्रोसिस, डेथ ऑफ टिश्यू स्पेशली पर्टिकुलरली लीफ टिश्यू, यानी डेथ ऑफ टिश्यू, यहाँ पे लिख लो, नेक्रोसिस का मतलब होता है डेथ ऑफ टिश्यू स्पेशली या पर्टिकुलरली आप लीव टू, डेथ ऑफ टिश्यू। आपकी सब एनसीईआरटी में लिखा है, यहाँ पे शॉर्ट चीजें दी गई इसलिए मैं इलेबोरेट कर दे रहा हूँ, नेक्रोसिस ऑफ डेथ टिश्यू। तो कहा गया कि कंस जो है, अब उस समय के जमाने में जब भगवान थे तो द्वापर युग चल रहा था, जब लॉर्ड कृष्ण भगवान कृष्ण का जन्म तो द्वापर युग था, अब कैसा है कलयुग है, तो उस समय कंस तो राजा हुए, अब यहाँ पे हो गया माली, क्या हुए, गार्डनर।
एक्चुअली जब इनको देखा गया कि भैया कि क्लोरोसिस, इन्होंने पौधों की ध्यान देखभाल नहीं करी, भैया क्लोरोसिस पत्तियां जो है पीली पड़ने लगी, उनका क्लोरोफिल लॉस हो गया, तो कहा ऐसा करो तुम माली के काम के लायक नहीं हो। माली भाई गार्डनर को देखना चाहिए, पौधे की ध्यान करना चाहिए, देखभाल। अब ये बेचारे देखभाल नहीं कर पा रहे हैं, तो इनको क्या किया गया, इनको ट्रांसफर कर दिया, तुम्हारी गार्डनिंग से, माली वाली नौकरी से छुट्टी। अब क्या करेंगे, तो इनको कहा गया अब मिलेगा आपको काम मिलेगा, काम सीए कैल्शियम मैग्नीशियम, काम मिलेगा कुक का, किसका, अब तुम रसोइया हो, काम मिलेगा कुक का, याद रखना, कैल्शियम मैग्नीशियम कॉपर पोटेशियम, काम मिलेगा कुक का। देखो यही लिखा है क्या, देखो यहाँ पे काम मिलेगा कुक का, यानी आप अब रसोइया का काम करेंगे। तो ये हैं आपके 4 एलिमेंट, देखना 4 एलिमेंट यहाँ भी लिखा है, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, डिले इन फ्लावरिंग, फ्लावरिंग में लेट हो गया, प्रॉपर टाइम में फ्लावरिंग नहीं हो, बहुत सारे नुकसान हो जाएंगे। तो डिले, आप डिले कब करते हैं, जब आप तेज चलते हैं, रफ्तार में चलते हैं, तो यानी आप अच्छा मौसम कर रहे होते हैं तो आप डिले होते नहीं होते, लेट नहीं होते, अच्छे टाइम पे निकलिए, तेज रफ्तार, गाड़ी इतना तेज नहीं, पैदल आप चल रहे हैं तो अच्छे से रफ्तार से चलिए, बहुत धीरे धीरे नहीं। तो आप मोशन, यानी मोशन कैसा है आपका, मोलिब्डेनम, सल्फर और नाइट्रोजन, ये आपका मोशन अगर अच्छा है तो आप क्या करेंगे, डिले नहीं होगी, यानी फ्लावरिंग में डिले, मोशन याद रखना। अब इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन, इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन, मोंग याद रखना, मोंग संत जो होते हैं वो बेचारे किसी के काम में इनहिबिट नहीं करते, संत वगैरह देखो किसी काम, अपने काम से काम मतलब। अब ये मोंग्स याद रखना, मोंग्स, यम ओ मोंग, यम से नाइट्रोजन, के से पोटेशियम, संत। मोंग क्या होते हैं, संत होते हैं, इंग्लिश में मोंग्स का मतलब संत। तो मोंग्स याद रखना, इनहिबिशन किसी काम में बाधा नहीं डालते। अब अगर आपका मोशन अच्छा है तो आपको डिले नहीं होगी। नेक्रोसिस यानी डेथ कर दिए हैं तो इनको काम मिलेगा कुक का। और क्लोरोसिस यानी पत्तियों का पहले देखभाल करते थे तो कंस मामा मांगे फिर मंजन, वो काम कर रहे हैं गार्डनिंग माली का, तो बेचारे मंजन मांग रहे थे तो काम मिलेगा कुक का। इस तरह आपका हंगर साइन कंप्लीट हुआ। हंगर साइन क्या होता है, पौधा अगर इतना एलिमेंट नहीं पाएगा, इनकी डेफिशिएंसी हो गई तो ये इसे सिम्टम दिखते हैं जो लिखे हैं आपके। सल्फर इज प्रेजेंट इन, देखिए वही बताया था, सल्फर कंटेनिंग अमीनो, सिस्टीन, सिस्टीन एंड मेथियोनिन, वही चीज लिखा है, देखिए लिखा हुआ। अब इसको रब करता हूँ, ये देखिए आपका सिस्टीन, मेथियोनिन एंड थियामीन, देखिए थियामीन लिखा, थायमीन नहीं, यहीं पे आपका सिस्टीन मेथियोनिन लिख के एग्जाम चिपका देगा THY थायमीन, तो आप भूल जाओगे, सोचोगे सही लिखा, नहीं गलत। थियामीन इज विटामिन B1, विटामिन B1, थियामीन विटामिन B2, राइबोफ्लेविन विटामिन B3, नियासिन विटामिन, पेंटाथोनिक एसिड, ये सब विटामिन में साइनोकोबालामिन, वो सब पढ़ते हैं आप लोग। तो विटामिन के नाम है आपकी केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में सब लिखा है, बायोमॉलिक्यूल्स में, ठीक है। तो विटामिन B1 थियामीन, और बायोटिन हो गया आपका कोएंजाइम A, फेरोडॉक्सिन यहाँ पे लिखा है, इसमें सल्फर प्रेजेंट होता है। देखिए फेरोडॉक्सिन में आयरन सल्फर प्रोटीन होती है, क्या फेरोडॉक्सिन आयरन सल्फर प्रोटीन होती है। और आपका साइटोक्रोम आयरन कॉपर प्रोटीन होती है, देखो बड़ा कर दे रहे हैं दिख जाए, साइटोक्रोम, साइटोक्रोम में आयरन कॉपर प्रोटीन होगा, और आपका फेरोडॉक्सिन आयरन सल्फर प्रोटीन होगा या FeS। और नाइट्रोजिनेज बताया था, मोनी याद रखना, मोनी, मोलिब्डेनम, नाइट्रोजन, तो आयरन और मोलिब्डेनम यूज होते हैं नाइट्रोजिनेज एंजाइम में, ठीक है। तो ये इतने कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट नाम से पड़ गया। स्ट्रक्चरल एलिमेंट देखिए, अब ये है आपका जो अब क्राइटेरिया जो पहले एसेंशियलिटी के आधार पर जो बांटी गई थी, तो वो बांटी गई थी क्वांटिटी के आधार पर, माइक्रो माइक्रो, ये है इनके रोल पर। क्या 4 प्रकार के एलिमेंट बांटे गए हैं एक्टिविटी के आधार पर, एक्टिविटी के आधार पर, एक्टिविटी के आधार पर। पहला है स्ट्रक्चरल यानी एनर्जी रिलेटेड कंपाउंड, पहला आप याद रखो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट। तो स्ट्रक्चरल एलिमेंट में कौन है, कौन, याद रखिए कौन, CHON, क्या कौन, कौन है स्ट्रक्चरल, कौन है स्ट्रक्चरल, कौन है स्ट्रक्चरल यानी CHON। इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, जिसमें पौधों को मिल जाता है बाई H2O, वाटर और ऑक्सीजन से, अरे यार ऑक्सीजन मात्रा में नफ है, वाटर और ऑक्सीजन से मिल जाता है आपका CHO, और नाइट्रोजन वगैरह बहुत सारे प्रोसेस से मिलेगा भी, नाइट्रोजन साइकिल से। एनायन कैटायन बैलेंस इन द सेल मेंटेन बाय सोडियम, पोटेशियम एंड क्लोरीन। तो एनायन कैटायन बैलेंस इस इतने एलिमेंट से होता है, जबकि आपका ये हो गया। दूसरा बोरॉन डेफिशिएंसी लीड टू द स्टाउट एक्सिस, ये हो गया। मैग्नीशियम एक्टिवेट द सर्टेन एंजाइम, रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस के बहुत सारे एंजाइम को मैग्नीशियम एक्टिवेट करता है, और एमएन एक्टिवेट करता है फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, ये भी नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म को, और फोटोलिसिस ऑफ वाटर में भी एमएन यूज होता है, ठीक है, याद रखिएगा।
टॉक्सिसिटी ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट, माइक्रोन्यूट्रिएंट की टॉक्सिसिटी हो गई अगर, टॉक्सिसिटी ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट, इट ऑलवेज ड्यू टू द एग्जिस्ट ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट। टॉक्सिसिटी माइक्रोन्यूट्रिएंट की ही होती है जनरली, और इसको पता करना बहुत मुश्किल काम होता है। एक्चुअली क्या होता है, देखिए मान लेते हैं ये है क्रिटिकल कंसंट्रेशन, क्रिटिकल कंसंट्रेशन, इससे थोड़ा भी ऊपर हो गया अगर कोई भी स्लाइट इंक्रीज क्या करा देता है, इसका टॉक्सिसिटी करा देता है। और इसका डिक्रीज अगर ये घट गया, स्लाइट इंक्रीज इसका क्या करा देगा, टॉक्सिसिटी करा देगा। तो टॉक्सिसिटी से बहुत सारे सिम्टम दिखाई देते हैं जो बहुत जल्दी नहीं पहचान सकते, बहुत क्रिटिकल कंडीशन होती है, कैसे पता करना इसे, ठीक है। एनी आयन कंसंट्रेशन इन द टिश्यू दैट रिड्यूस द ड्राई वेट बाय 10%। अब कैसे पता करेंगे कि टॉक्सिसिटी हो गई, अगर 10% ड्राई वेट, पौधे का 10% ड्राई वेट लेंगे पहले का, और 10% वेट अगर उसका ड्राई वेट घट रहा है यानी गिर रहा है 10% बाई वेट ड्राई वेट, तो ये कहेंगे कि वो एलिमेंट उसके लिए क्या है, टॉक्सिक है, ठीक है। इस तरह से टॉक्सिसिटी इसकी आप पढ़ते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट की। प्रोमिनेंट सिम्टम ऑफ मैग्नीज टॉक्सिसिटी, अब यही पे एग्जांपल दिया गया है मैग्नीज टॉक्सिसिटी की। प्रोमिनेंट सिम्टम मैग्नीज, ब्राउन स्पॉट सराउंडिंग बाय द क्लोरोटिक वीन, पूरा लिखा नहीं क्या, देखो लिखा होगा सराउंडेड बाय क्लोरोटिक वीन लिखा होगा, वो देखो पढ़ो, लास्ट में लिखा है आपका बोरॉन ब्राउन, ये आपका प्रोमिनेंस मैग्नीज की टॉक्सिसिटी होगी, पौधे के अंदर क्या दिखेगा, ब्राउन स्पॉट दिखेंगे सराउंडिंग बाय द क्लोरेटिक वीन। एक्चुअली टॉक्सिसिटी ऑफ मैग्नीज की हो गई ना, तो इसमें आपके 3 एलिमेंट की डेफिशिएंसी भी दिखेगी। एक्चुअली मैग्नीज अगर टॉक्सिक हो गया तो ये बेचारा, मतलब ये खतरनाक है, ये बेचारे मैग्नीशियम और मैग्नीज और आयरन, ये कैल्शियम जा ही नहीं पाएंगे। टॉक्सिसिटी क्या करेगा, मैग्नीशियम के साथ कंपीट करेगा, एमएन टॉक्सिसिटी कंपीट विद मैग्नीशियम, एमजी के साथ कंपीट करेगा कि हम बाइंड करेंगे, हम बाइंड करेंगे, हम बाइंड करेंगे, यानी बाइंडिंग की जो क्षमता होगी वो मैग्नीशियम की घट गई, खत्म, झंड हो गया। और अब जो भी टॉक्सिसिटी होगी मैग्नीशियम की, वो इसकी वजह से दिख रही होगी इसमें। अब एमएन कंपीट करेगा आयरन और मैग्नीशियम, अब आयरन के लिए आयरन से भी कंपीट करेगा और मैग्नीशियम से भी कट करेगा, और कैल्शियम का ट्रांसलोकेशन ही नहीं होने देता सूटअपेक्स में, यानी मैं कहूं तो इनसे तीनों से कंपीट करता है, यानी मैग्नीशियम से भी, आयरन से भी और कैल्शियम से भी। तो जो इनकी डिफिशियंसी, भाई अगर ये इनसे कंपीट कर लिया तो ये लेने नहीं देगा इन्हें, और इन्हें लेने नहीं देगा तो इनकी क्या हो जाएगी, डेफिशिएंसी। तो यानी टॉक्सिसिटी ऑफ मैग्नीज कॉजेस द डेफिशिएंसी ऑफ मैग्नीशियम, आयरन एंड कैल्शियम, ये चीज याद रखिएगा। मेटाबॉलिज्म ऑफ नाइट्रोजन, 50% सिलेबस कंप्लीट हुआ है आपका इस चैप्टर का, तो अब नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म हम लोग पढ़ेंगे 50%, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसमें थोड़ा सा यार छूट रहा है ऐसा लग रहा है मुझे, क्योंकि यहाँ पे लिखा नहीं, मैं लिख देता हूँ, ठीक है। जो एलिमेंट को 4 एक्टिविटी के आधार पर बांटा गया था, एक्टिविटी के आधार पर बांटा गया था। पहला था स्ट्रक्चरल रोल कौन प्ले करता है, स्ट्रक्चरल रोल के आधार पर थे एलिमेंट 4 CHON, और दूसरा था एनर्जी रिलेटेड कंपाउंड, एनर्जी रिलेटेड। क्यों कहा एनर्जी रिलेटेड, क्योंकि एनर्जी आपको पता है कि पौधे के अंदर फोटोसिंथेसिस और एनिमल के अंदर रेस्पिरेशन, यानी रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस 2 प्रोसेस हैं जिससे एनर्जी मिलती है लिविंग को। तो उनके बहुत सारे एंजाइम को ये एलिमेंट एक्टिवेट करेंगे ताकि एनर्जी बने, एनर्जी सिंथेसाइज हो। तो कौन कौन से एनर्जी रिलेटेड कंपाउंड होंगे आपके, मैग्नीशियम हो गया, मैग्नीशियम बहुत सारे एंजाइम को एक्टिवेट करेगा, लाइक कार्बोक्सिलेज, कार्बोक्सिलेज रिस्पॉन्सिबल फॉर बाइंडिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो मैग्नीशियम एक्टिवेट करता है। रुबिस्को, रुबिलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, रुबिस्को जिसे आप कहते हैं रुबिस्को, और दूसरा है पेपकेज, पेपकेज फॉस्फोइनोल पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज। तो पेपकेज को मैग्नीशियम करता है, रुबिस्को को भी करता है। आपका एनर्जी रिलेटेड कंपाउंड ये मैग्नीशियम हो गया, ठीक है। और तीसरा क्या क्राइटेरिया था, थोड़ा सा ऊपर करना पड़ेगा, इसको डिलीट करना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। एनर्जी स्ट्रक्चरल हो गए, एनर्जी रिलेटेड हो गए। अब तीसरा आपका था और इसमें भी और बहुत सारे जो एक्टिवेट करते हैं, जैसे आपका आयरन है, आयरन कैटालेज, किसको, कैटालेज को जो है करता है। और आपका एक है आयरन हो गया, और दूसरा है आपका आयरन के साथ साथ कैटालेज, जिंक भी करता है आपका कार्बोक्सिलेज एंजाइम को एक्टिवेट, कार्बोक्सिलेज को, कार्बोक्सिलेज।
और दूसरा क्या है, जिंक के अलावा हाँ कार्बोक्सिलेज, और जिंक करता है झन अल्कोहलिक डिहाइड्रोजिनेज, अल्कोहलिक डिहाइड्रोजिनेज, अल्कोहलिक डिहाइड्रोजिनेज इसको भी एक्टिवेट करता है। एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम में कैटालेज, कार्बोक्सिलेज, अल्कोहलिक डिहाइड्रोजिनेज ये हो गया। और आपका कैटायन एनायन बैलेंस के लिए होता है, कैटायन एनायन बैलेंस यानी ऑस्मोटिक बैलेंस के लिए, ऑस्मोटिक बैलेंस के लिए जो एलिमेंट होते हैं, ऑस्मोटिक बैलेंस के लिए होते हैं, वो होते हैं आपके ये। तो एक्टिवेशन एंजाइम के आधार पर मैग्नीशियम, आयरन, जिंक, पोटेशियम ये देख लिया आपने। और दूसरा वाला जो बताया था एनर्जी रिलेटेड कंपाउंड, तो एनर्जी रिलेटेड कंपाउंड में आपके फास्फोरस और जो सल्फर वाले जितने भी न्यूक्लिक एसिड उसमें से बने होंगे वो होंगे, ठीक है। तो ये देख लिया आपने, ये लिखा है पूरा आपका, तो ये खत्म हो गया। अब हम लोग पढ़ते हैं आपका नाइट्रोजन साइकिल, मेटाबॉलिज्म ऑफ नाइट्रोजन। बताया था नाइट्रोजन लिमिटेड है इन बोथ इकोसिस्टम, यानी नेचुरल इकोसिस्टम और आपके एग्रीकल्चर इकोसिस्टम दोनों में कैसे हैं, बहुत ही लिमिटेड मात्रा में है। तो कैसे कैसे, अब देखो एटमॉस्फेयर में आपके 78% नाइट्रोजन है, 78% नाइट्रोजन है आपके एटमॉस्फेयर में, यानी एयर के अंदर देखें, हवा के अंदर जो गैसेस है, मिक्सचर ऑफ गैसेस में 78% आपका नाइट्रोजन है N2 के फॉर्म में, और 21% 20 पॉइंट होता है समथिंग, तो 21% मोटा मोटा लेते हैं ऑक्सीजन, बाकी बची कुछ और एरोजन्स होती हैं, नोबल गैसेस होती हैं, आर्गन वगैरह। तो ये एयर में इतने परसेंट है, फिर भी कह रहे हो कि लिमिटेड है, तो क्यों? क्योंकि इसका N ट्रिपल बॉन्ड, N कोवैलेंट बॉन्ड जो होता है इतना स्ट्रांग होता है, आपको पता है कि सिंगल बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर, सिंगल बॉन्ड से ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है डबल बॉन्ड, और उससे ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है ट्रिपल बॉन्ड, आप पढ़ते हैं केमिस्ट्री में। तो इतना स्ट्रांग बॉन्ड होता है कि इसको तोड़ पाना बहुत मुश्किल काम होता है, इसके लिए बहुत सारी एनर्जी खर्च करनी पड़ती है। तो इसलिए कैसे हैं, ये लिमिटेड हैं। अब कैसे कैसे प्लांट इसको यूज करेंगे देखते हैं आगे। वही दिखाया गया कि व्हाट इज मेटाबॉलिज्म ऑफ नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन के मेटाबॉलिज्म में 4 चीज आपको पता है तो सब काम हो जाएगा। पहला है नाइट्रोजन फिक्सेशन, यानी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अब्जॉर्बर फॉर्म में यूज करना नाइट्रोजन फिक्सेशन कहलाता है। अब अब्जॉर्बर फॉर्म हो सकता है नाइट्रेट के फॉर्म में बना लो, नाइट्राइट के फॉर्म में बना लो, जिस फॉर्म में पौधा प्रेफर करता है उसी फॉर्म में लिखा है। सबसे ज्यादा नाइट्रेट को पसंद करता है, फिर नाइट्राइट को, सबसे लीस्ट में अमोनियम आयन, अमोनिया के फॉर्म में कर लो, इसे नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। फिर अमोनिफिकेशन, अब नाइट्रोजन लिविंग ने लिया, अभी यहाँ पे पूरा डायग्राम बना है, यहाँ देखो। हाँ, तो 4 कौन कौन से पढ़ना है, नाइट्रोजन फिक्सेशन, अमोनिफिकेशन, फिर नाइट्रिफिकेशन, फिर डीनाइट्रिफिकेशन। तो अब यहाँ पे देखते हैं, वहां पे छोड़ दो, अभी यहाँ देखो। अब एटमॉस्फेयर के अंदर जो डाई नाइट्रोजन है N2 है, N ट्रिपल बॉन्ड के फॉर्म में। अब ये बायोलॉजिकल की वजह से भी हो सकता है फिक्सेशन, यानी बायोलॉजिकल लिविंग कंडीशन, यानी लिविंग मतलब प्रोकैरियोट के अंदर ये क्षमता है कि उसको फिक्स कर दें, अमोनिया में कन्वर्ट कर दें, फिर उसको नाइट्राइट में कर दें, फिर नाइट्रेट में कर दें, ये हो गया। अब यार इतनी सफिशिएंट एनर्जी इंडस्ट्रियल वगैरह दे रहे हैं, इंडस्ट्रियल स्पार्क या इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस इतना दे रहे हैं कि इसका टूट जा रहा है। तो इंडस्ट्रियल से इलेक्ट्रिकल, देखो थंडरिंग होती है एटमॉस्फेयर में, बहुत तेज बिजली करती है, स्पार्क थंडरिंग, उसकी वजह से भी इतनी इनफ एनर्जी मिलती है कि टूट जाता है। और डीनाइट्रिफिकेशन यानी फिर रिमूवल हो जाता है नाइट्रेट अमोनिया का इन द नाइट्रोजन N2 के फॉर्म में हो जाए, उसे डीनाइट्रिफिकेशन कहते हैं। डीनाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया सूडोमोनास थायोबाइसिलस करते हैं, अभी पढ़ते हैं, सब एक एक पढ़ते हैं। ये आपने मोटा मोटा 4 शब्द का मतलब समझा। अब आइए देखिए क्या वही लिखा है। अमोनिफिकेशन, डिकम्पोजिशन, देखो अब पौधे ने क्या किया, इस फॉर्म में नाइट्राइट अमोनिया फॉर्म में लिया। अब प्लांट हो या एनिमल हो, प्लांट ने लिया, प्लांट को खाएगा कौन, एनिमल। अब प्लांट एनिमल ऐसा समय आएगा तो अजर अमर तो है नहीं, प्लांट और एनिमल दोनों मरेंगे तो सॉइल पे मरेंगे, और सॉइल में मरने के बाद, इसीलिए कहते हैं मरने के बाद भी आदमी वेस्ट नहीं है भाई, ऑर्गेनिक कंपाउंड मरने के बाद बेचारे एक प्लांट को दे देते हैं, तो ये काम तो किए। अमोनिफिकेशन, डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक नाइट्रोजन डेड प्लांट एंड एनिमल टू अमोनिया इज कॉल्ड अमोनिफिकेशन, अमोनिया में बदल जाना अमोनिफिकेशन कहलाता है, डेड वाले का। अब नाइट्रिफिकेशन क्या होगा, कन्वर्जन ऑफ अमोनिया टू नाइट्रेट इज कॉल्ड नाइट्रिफिकेशन। इसके लिए बहुत सारे आपके सर्टेन प्रोकैरियोट्स नाइट्रोजन फिक्सर यूज होंगे, अभी हम पढ़ेंगे। अमोनियम नाइट्राइट NH3 अमोनिया ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज होकर नाइट्राइट बनाता है, H+ बनाता है, और ये तो अमोनिया को नाइट्राइट में बदलता है, नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोकोकस, कहीं लिख देते हैं, लिखा है एक्चुअली बट थोड़ा सा फील नहीं होता। देखिए आपका अमोनिया, ट्वाइस अमोनिया ऑक्सीडाइज होगा पहले नाइट्राइट में NO2 माइनस में होगा, ट्वाइस NO2 में,
तो यहाँ जो होगा आपका नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोकोकस बैक्टीरिया नाम यूज होगा। नाइट्रोमोनास एंड नाइट्रोकोकस। तो कैसे याद रखेंगे? नाइट्रो और कोकस मोनास सेम है, तो यम और सी याद रखना। यम नाइट्रोमोनास और नाइट्रोमोनास ये वाले कैसे हैं? ये नाइट्रीफाइंग हैं, जो अमोनिया को नाइट्राइट में बदल देंगे, यानी नाइट्रीफाइंग हुए। कैसे हुए? नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। तो ये हुए आपके ये। अब फिर हमें क्या करना है? नाइट्राइट को हमें NO2 माइनस को कन्वर्ट करना है, यानी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में नाइट्रेट में, या NO3 माइनस में नाइट्रेट में। तो इसको कौन करेगा? नाइट्रोबैक्ट कर। क्या? नाइट्रोबैक्ट कर। तो नाइट्रोबैक्टर याद रखना। बेचारा इंतजार करता रहता है कि अमोनिया को तुम नाइट्राइट में बदलो, तो हम बैठ कर इंतजार कर रहे हैं कि कब हम इसको नाइट्रेट में बदलें, यानी नाइट्रोबैक्ट कर बैक्टर। ठीक है, ये हो गया आपका। यहाँ पे देखो, अब हम लोग क्या करेंगे, वो लिखा हुआ है, अंडरलाइन करो। नाइट्राइट को यहाँ पे लिखा नाइट्राइट को नाइट्रेट में कन्वर्ट करता है आपका नाइट्रोबैक्टर, और स्यूडो ये होगा आपका वो। अब फिर से डीनाइट्रिफिकेशन करना है, तो स्यूडोमोनास थायोबैसिलस देखो लिखा है डीनाइट्रिफिकेशन, कन्वर्जन ऑफ नाइट्रेट इनटू नाइट्रोजन। फिर से नाइट्राइट का यानी NO3 माइनस का आप N2 में कन्वर्जन कर दिए हैं, N2 में। अब ये एटमॉस्फेयर में चला जाएगा, उसको कराने वाले स्यूडोमोनास एंड थायोबैसिलस। स्यूडो माने फॉल्स, ऐसे रटने के लिए यार। स्यूडो बेचारा स्यूडो है, इनका कोई वो नहीं था, वैसे काम में उड़ा दिए, सब पूरा रिवर्स कर दिए काम। ठीक है, इसीलिए तो साइकिल चल रही है। तो ये साइकिल का क्या मतलब होता है? चक्र। तो चक्र ऐसे ही तो चलेगा, बनेगा उड़ेगा, बनेगा उड़ेगा। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन ये समझा दिए। ये देखिए, इसमें कन्वर्ट हुआ अमोनिया में, सॉइल में लिए, फिर उसके बाद नाइट्राइट में कन्वर्ट हुआ नाइट्रोजन। अब नाइट्राइट के फॉर्म में पौधे को पसंद है, पौधे को क्या पसंद है? बेस नहीं, नाइट्रोजन नाइट्रेट पसंद है। तो नाइट्रेट का अपटेक किया प्लांट बायोमास ने, ये प्लांट बायोमास लिखा है, प्लांट बायोमास से लिए एनिमल ने, एनिमल खा लिया उसको। अब दोनों मरेंगे, दोनों डेथ होगी इनकी। नो वन इज इमॉर्टल, कोई अमर नहीं है एक्सेप्ट सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, वो बताया था आपके उसमें। डिकेइंग बायोमास में कन्वर्ट हुआ, अब डिकेइंग हुआ तो अमोनिफिकेशन होगा, और ये फिर से कन्वर्ट हो जाएगा आपके अमोनिया में। ये खत्म हो गया आपका नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। कीमो ऑटोट्रॉप, इनका नेचर कैसा होता है? कीमो ऑटोट्रॉप्स होते हैं, यानी केमिकल के थ्रू अपना भोजन बनाते हैं। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन ओनली सर्टेन प्रोकैरियोट। हाँ, यहाँ फंसोगे। कहेगा कि जो नाइट्रोजन फिक्सर होते हैं वो किस कैटेगरी के आते हैं? प्रोकैरियोट के हैं कि यूकैरियोटिक हैं? तो आप जब इसमें दो में पूछेगा तो आप तुरंत लगा दो कि प्रोकैरियोटिक। यू में कोई मेंबर नहीं होता, फिर फंसाएगा। ऑल प्रोकैरियोट्स, क्या सभी प्रोकैरियोट्स होते हैं कि सम प्रोकैरियोट, सम यूकैरियोट, ऑल यूकैरियोट? तो ऑप्शन कहेंगे ऑल प्रोकैरियोट नहीं, गलत है, सम प्रोकैरियोट। ओनली सर्टेन प्रोकैरियोट या सम प्रोकैरियोट के पास ये क्षमता होती है कि वो नाइट्रोजन फिक्सिंग कर सके, यानी उनमें वैसा एंजाइम पाया जाता है। तो प्रोकैरियोट यूकैरियोट में किसको पकड़ोगे आप? प्रोकैरियोट को। प्रो में कि सब की कुछ सम प्रोकैरियोट। तो यही लिखा है ओनली सर्टेन प्रोकैरियोटिक स्पीसीज आर केपेबल ऑफ फिक्सिंग नाइट्रोजन फिक्सेशन, यानी उसमें उस प्रकार का एंजाइम भगवान ने दिया है। ये देखिए, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब होता है बाय द यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन कहलाता है। अब फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सेशन हो सकता है या सिम्बायोटिक, अकेले रह के भी कर सकते हैं, और कुछ लोग कहते हैं हमें अकेले नहीं साथ साथ करना, तो वही सिम्बायोटिक हो जाओ। अब फ्री लिविंग में दो कंडीशन बनती है, या तो एरोबिक इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन कर लो, तो या इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन यानी एनारोबिक हो जाओ। तो जो एरोबिक के फॉर्म में है वो है एजिटोबैक्टर एंड बीजेरिंकिया। तो अब ब्लर आ रहा है, मैं लिख दे रहा हूं। एरोबिक में है एजिटोबैक्टर एंड बीजेरिंकिया। एजिटोबैक्टर बीजेरिंकिया, ये कैसे होते हैं आपके? एरोबिक होते हैं। एनारोबिक होते हैं राउडोस्पाइरुलम। एनारोबिक का क्या मतलब हुआ है? एनारोबिक का मतलब हुआ इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो जब आपको कोई रॉड मारेगा तो आप सांस ले पाओगे? राड बचपन में पड़ी होगी, तो सांस नहीं आती। तो रोडोस्पाइरुलम यानी इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, रोडोस्पाइरुलम
और प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एजिटोबैक्टर बीजे रिंग किया, ये हो गया एरोबिक। अब कुछ साइनोबैक्टीरिया में भी कुछ साइनोबैक्टीरिया देखा गया, ये भी करते हैं फ्री लिविंग कंडीशन में। तो नोस्टॉक एंड एनाबिना बीजे होते हैं, ब्लू ग्रीन अलगी होते हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। उसके बाद देखा गया कि यही आपके नोस्टॉक एनाबिना, ठीक है, ये सिम्बायोटिक कंडीशन में भी करते हैं। सिम्बायोटिक कंडीशन में राइजोबियम के साथ, देखिए सिम्बायोटिक में साथ साथ लेगुमिनस प्लांट में राइजोबियम जो होता है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, राइजोबियम लिखा पी प्लांट में। और कुछ नॉन लेगुमिनस मतलब लेग्यूम दलहनी वाले के अलावा फ्रैंकिया है वो आलनस और कैजुनेरिया के साथ भी करता है। आलनस, ठीक है, इतना फ्रैंक हो गए कि आलनस, यह हटाओ काम खत्म, आलनस और कैजुनेरिया इनके साथ भी शो करते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो याद रखिएगा दो कंडीशन दो में बांटा गया है, एरोबिक एनारोबिक। पहले एरोबिक में आपके इधर की एग्जांपल है एरोबिक के, और एनारोबिक के हैं आपका एजिटोबैक्टर। अब इधर देखिए साइनोबैक्टीरिया नोस्टॉक एनाबिना, ये फ्री लिविंग कंडीशन में। सिम्बायोटिक में भी आ गया आपका, तो राइजोबियम जो है वो सिम्बायोटिक कंडीशन में लेगुमिनस प्लांट के साथ करता है, और आलनस जो है नॉन लेगुमिनस प्लांट के साथ मतलब करता है। फ्रैंकिया नॉन लेगुमिनस पौधे का नाम है आलनस और कैजुनेरिया, ठीक है। अब क्या है इक्वेशन ऑफ नाइट्रोजन, ये सब बताएंगे हम, पूरा उस पेज लेना पड़ेगा। एटीपी रिक्वायर्ड फॉर ईच, ठीक, रिडक्टिव कॉम्बिनेशन। अब थोड़ा पढ़ते हैं, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो नोड्यूल फॉर्मेशन, इसमें लिखा नहीं, नोड्यूल फॉर्मेशन में आइए नेक्स्ट स्लाइड ऐड करते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट है नाइट्रोजन फिक्सेशन। अरे हट यार, कौन सा पेन सही रहेगा? तो नाइट्रोजन फिक्सेशन ये पढ़ेंगे। कौन कराता है बच्चे नाइट्रोजन फिक्सेशन? नाइट्रोजन फिक्सर जो होते हैं सम प्रोकैरियोट, लाइक राइजोबियम उठा लो, राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया कराता है, ठीक है। राइजोबियम के बारे में क्या जानना है आपको? ये कैसे होते हैं? ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया होते हैं, ग्राम निगेटिव होते हैं। एक्चुअली ग्राम निगेटिव और ग्राम पॉजिटिव कैसे बनाया गया? ग्राम नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक टेक्निक डेवलप की थी कि उनके टेक्निक के अंदर प्रोसीजर हुआ करते थे, जिस बैक्टीरिया में अपना स्टेनिंग पास करते थे, स्टेनिंग कुछ उनका कंपाउंड था केमिकल का, स्टेनिंग पास करते थे। जो बैक्टीरिया स्टेन को ले लेती थी वो ग्राम पॉजिटिव थी, जो नहीं लेती थी वो ग्राम नेगेटिव थी। एक्चुअली स्टेन करते थे फिर अल्कोहल से धुलते थे, तो अगर उसके बाद भी स्टेनिंग बच रही है यानी वो ग्राम पॉजिटिव है, जिसमें स्टेनिंग धुल जा रही है वो ग्राम नेगेटिव। तो ये कैसा है? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है राइजोबियम, और रॉड शेप है। कैसा? रॉड शेप है। और कैसा है? ये फैकल्टेटिव एनारोब है। कैसा? फैकल्टेटिव, ऑब्लिगेट नहीं है, मतलब काम का कभी देखिए सॉइल कंडीशन में एरोबिक के फॉर्म रहता है, और जब फिक्सेशन करता है रूट में नाइट्रोजन से तो एनारोबिक हो जाता है। तो इसीलिए कहा गया फैकल्टेटिव एनारोब है, यानी सॉइल में ये कैसे है? जब फ्री लिविंग कंडीशन में है तो एरोबिक के फॉर्म में रहता है। अब जब नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है यानी रूट के साथ, ये कैसा हो जाता है? एनारोबिक। इसीलिए इसको ऑब्लिगेट नहीं फैकल्टेटिव एनारोब कहते हैं। रॉड शेप होता है, ठीक है। अब हम लोग ये इतना नाइट्रोजन फिक्सेशन राइजोबियम से करा लिए। अब हम लोग को पढ़ना है आपका इसके बाद जो बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है, कैलस फॉर्मेशन कैसे होता है, नोड्यूल फॉर्मेशन। नेक्स्ट पेज कर दें, ठीक। अब हम लोग पढ़ेंगे नोड्यूल फॉर्मेशन। नोड्यूल फॉर्मेशन कैसे होता है? नोड्यूल फॉर्मेशन, जैसे मैं एक पौधा बनाता हूँ, बेहद इंपॉर्टेंट, ये बेचारा छोटा सा नन्हा मुन्ना पौधा है, किसका पौधा है ये? तो आप कहेंगे ये लेगुमिनस प्लांट का पौधा है। किसका? ये है आपकी रूट ऑफ लेगुमिनस प्लांट, यानी लेगुमिनस प्लांट आप देख रहे हैं उसकी रूट ऑफ लेगुमिनस प्लांट। रूट एक्चुअली निकालेगी कुछ केमिकल्स, ये सिक्रीट करती है सम केमिकल्स, ठीक है। क्या सिक्रीट करती है? सम केमिकल्स, कुछ सम केमिकल्स रिलीज करती है,
सम केमिकल्स रिलीज करती है जो सॉइल में पड़े बैक्टीरिया केमिकल, यार तुम्हारे उसमें नहीं है लेकिन फिर भी लिख दो, फ्लेविनॉइड वगैरह, फ्लेविनॉइड नाम के केमिकल निकालती है, फ्लेविनॉइड स्टेरॉइड एक और होता है। तो रूट में बहुत सारे पड़े होंगे आपके बैक्टीरिया। अब ये बैक्टीरिया क्या करेंगे, मूव करेंगे। अब केमिकल निकाला तो ये सॉइल में पड़ा है बैक्टीरिया, अब इसको अट्रैक्ट करेगा और ये रूट की तरफ जाएगा, रूट की तरफ जाएगा। इसे कहते हैं कीमोटैक्टिक मूवमेंट। क्या केमिकल के थ्रू अट्रैक्ट हुए हैं, यानी कीमोटैक्टिक मूवमेंट के थ्रू ये जो है बैक्टीरिया मूव कर गए हैं। बैक्टीरिया मूव टुवर्ड द रूट। पहला प्रोसेस हुआ, रिलीज किए केमिकल। अब क्या हुआ, बैक्टीरिया यहां पहुंच गए, अब बैक्टीरिया भी कुछ निकालेंगे, कम थोड़ी बैक्टीरिया। बैक्टीरिया रिलीज अ फैक्टर दैट इज कॉल्ड नॉड फैक्टर। कहाँ लिखा जाए यार, यही लिख देते हैं, ये बैक्टीरिया इसमें है। बैक्टीरिया रिलीज केमिकल जिसे कहते हैं नॉड फैक्टर। क्या नॉड फैक्टर, नॉड फैक्टर क्या कराएगा पौधे के अंदर जाके, कर्लिंग ऑफ रूट। क्या कर्लिंग ऑफ रूट, ये सेकेंड स्टेप हुआ, कर्लिंग ऑफ रूट। यानी पहला आपका मूवमेंट उनसे मिला, फिर दूसरा कर्लिंग ऑफ रूट। एक्चुअली कर्लिंग ऑफ रूट का मतलब होता है जैसे ये रूट है तो ये रूट जो है बेचारी पूरी कर्ल हो जाएगी। चलिए यहाँ दिखा नहीं पा रहे, कर्लिंग ऑफ रूट जैसे मान लेते हैं ये रूट है तो बहुत सारी रूट है तो ये रूट ऐसे कर्ल हो जाएगी एंजाइटिक डायग्राम। और इसी में बनेगा एक इन्फेक्शन थ्रेड जिससे बैक्टीरिया अंदर जाएगी, रूट के अंदर जाएगी। कहाँ जाएगी, कॉर्टेक्स और पेरीसाइकिल में भी पढ़ते हैं। तो कर्लिंग ऑफ रूट हुई तो बैक्टीरिया के इन्वेड होगा, बैक्टीरिया इन्वेड करेंगी। बैक्टीरिया कर्लिंग ऑफ रूट हुई तो इसके बाद क्या, कर्लिंग ऑफ रूट हुई तो बनेगा एक आपका इन्फेक्शन थ्रेड। दूसरे पेन से लिखता हूं, बनेगा आपका इन्फेक्शन थ्रेड, नहीं दिखेगा, इन्फेक्शन थ्रेड रेड पेन से दिखेगा, इन्फेक्शन थ्रेड दिखेगा, बनेगा इन्फेक्शन थ्रेड बनेगा, इन्फेक्शन थ्रेड जिससे बैक्टीरिया मूव करेंगे ग्रुप में। इन्फेक्शन थ्रेड से बैक्टीरिया मूव करेंगे, कहाँ मूव करेंगे, बैक्टीरिया मूव इन द रूट। अब यहां से हम लोग आगे नेक्स्ट पे स्लाइड लेते हैं। इन्फेक्शन थ्रेड बना दिए, अब वहां पहुंचा दिए। इन्फेक्शन थ्रेड से क्या हुआ, इन्फेक्शन थ्रेड से बैक्टीरिया मूव कर गया रूट के अंदर, इन्वेड कर गया। कहां पे, रूट के कॉर्टेक्स प्लस पेरीसाइकिल में, रूट के कॉर्टेक्स और पेरीसाइकिल में इन्वेड कर गया। कॉर्टेक्स निकलवाएगा ऑक्सिन और बैक्टीरिया, इन्फेक्शन थ्रेड के अंदर जो बैक्टीरिया पड़े हैं, बैक्टीरिया वो निकलवाएंगे आपके, बैक्टीरिया निकलवाएंगे और आपके साइटोकाइनिन, याद रखना। तो साइटोकाइनिन प्लस ऑक्सिन रिलीज होता है, साइटोकाइनिन प्लस ऑक्सिन, साइटोकाइनिन बाय द बैक्टीरिया एंड ऑक्सिन बाय द प्लांट दैट इज कॉर्टेक्स ऑफ द प्लांट। ये निकलवा के क्या करते हैं, ये दोनों मिलके प्रोलिफरेशन करते हैं, डी डिफरेंशिएशन करते हैं। डी डिफरेंशिएशन, री डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएशन क्या होता है, एनाटॉमी में बहुत अच्छे से पढ़ा है, कौन कौन से उसके प्रोडक्ट होते हैं पौधे के अंदर। नहीं होगा तो आप रिवीजन क्लास देखिएगा, उसमें बहुत अच्छे से पढ़ा है। तो डी डिफरेंशिएशन होगा यानी प्रोलिफरेशन होगा, भनाभन डिवीजन होगा। और भनाभन डिवीजन को मैंने बताया था क्या कहते हैं आपके ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज में बताया था कि जब अनकंट्रोल डिवीजन होता है तो ट्यूमर बनता है जिससे कैंसर होता है। ट्यूमर दो प्रकार के थे, बिनाइन और मैलिग्नेंट। तो भनाभन डिवीजन होगा यानी प्रोलिफरेशन होगा, प्रोलिफरेशन ऑफ कॉर्टेक्स एंड पेरीसाइकिल, प्रोलिफरेशन होगा जिससे मास ऑफ टिश्यू बनेगा, मास ऑफ कैलस बनेगा। अनडिफरेंशिएटेड टिश्यू को भयंकर डिवीजन हुआ, उसमें अनडिफरेंशिएटेड बने, मास ऑफ बने, मास ऑफ सेल क्या कहेंगे, कैलस कहेंगे। अब कैलस कैसे दिखेगा, नोड्यूल की तरह दिखेगा। यानी अब यही जो है आपका नोड्यूल दिखेगा, यानी नोड्यूल ऐसा कुछ दिखाई देगा आपको, नोड्यूल दिखेगा ऐसे। मास ऑफ ग्रुप टिश्यू कैलस कहता है। आपकी बेचारा अकेले तो ऐसे डिवीजन नहीं कर रहा था, लेकिन इतना कमांड मिला कि ऑक्सीजन और ये सब साइटोकाइनिन बने, इतना बैक्टीरिया का डिमांड मिला
तो कमांड मिला तो उससे बन गए कैलस। मास ऑफ डिफरेंस, एक कैलस को मैं अगर देखता हूं खोलकर तो कुछ ऐसे दिखाई देता है। अब इसमें बहुत सारे ग्रुप ऑफ नॉन डिवाइडिंग बैक्टीरिया पड़े हैं, याद रखना सब एक एक काम की चीज है। ग्रुप ऑफ नॉन डिवाइडिंग बैक्टीरिया कहलाते हैं बैक्टीरियोइड। क्या कहलाते हैं? बैक्टीरियोइड। ग्रुप ऑफ नॉन डिवाइडिंग बैक्टीरिया, ग्रुप ऑफ नॉन डिवाइडिंग लिखा है एनसीईआरटी, पूछेगा बैक्टीरियोइड क्या होता है तो घुस जाओगे। नॉन डिवाइडिंग बैक्टीरिया जिसे बैक्टीरियोइड कहते हैं, नॉन डिवाइडिंग बैक्टीरिया को बैक्टीरियोइड, इसमें बैक्टीरियोइड होंगे, बैक्टीरियोइड BECTERIOD बैक्टीरियोइड होंगे। अब जो राइजोबियम का क्या शेप था? रॉड शेप था, लेकिन इसमें प्लियोमॉर्फिक शेप हो जाएगा। रॉड से, अभी बताया था रॉड होता है ना, रॉड से प्लियोमॉर्फिक मतलब ये अपना मॉर्फ मतलब फॉर्म चेंज कर लिए हैं, मल्टीपल फॉर्म में हो सकते हैं। तो प्लियोमॉर्फिक शेप की हो जाती है जब एक हम देखते हैं आपका ये है आपका नोड्यूल, ये रहा आपका नोड्यूल फॉर्मेशन की पूरी प्रक्रिया, ठीक है। ये रहा आपका नोड्यूल फॉर्मेशन, नोड्यूल बन गया, ठीक है। अब इसमें अब अमोनिया का फेट क्या होगा? नाइट्रोजन फिक्सेशन हो गया, अब अमोनिया बनेगा। अमोनिया का फेट क्या होगा? रिडक्टिव अमीनेशन। और वो दो प्रोसेस पढ़ेंगे हम, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड के साथ ट्रांसअमीनेशन होगा, यानी रिडक्टिव अमीनेशन ट्रांसअमीनेशन प्रोसेस होगा। उसके बाद फिर यूरिट्स वगैरह से कैसे ट्रांसफर होता है आपके सोयाबीन वगैरह में, वो थोड़ा देखेंगे। तो ये इतना देख लिया, एक बार रिवाइज कराते हैं फिर से ना, ठीक है। नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है राइजोबियम से, मान लेते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, रॉड शेप है, फैकल्टेटिव एनारोबिक, क्यों कहा कि सॉइल में एरोबिक होती है, रूट में एनारोबिक होती है। आगे बढ़ जाओ। उसके बाद देखा भैया नोड्यूल फॉर्मेशन कैसे होता है, तो ये देखे हमने लेगुमिनस प्लांट की रूट ऑफ लेगुमिनस प्लांट देखा। तो रूट ऑफ लेगुमिनस प्लांट में क्या करते हैं? रूट ऑफ लेगुमिनस प्लांट कुछ केमिकल निकालते हैं, फ्लेविनॉइड वगैरह नाम के केमिकल निकलते हैं, जिससे कीमोटैटिक मूवमेंट से बैक्टीरिया अट्रैक्ट होते हैं सॉइल के पड़े और वो इसकी तरफ मूव करते हैं। बैक्टीरिया इसकी तरफ गए तो बैक्टीरिया इसके जब ससेप्टिबल मतलब कंडीशन रूट से आते हैं तो नोड फैक्टर निकलवाते हैं। नोड फैक्टर क्या करता है? कर्लिंग ऑफ रूट को कर्ल करा देता है ऐसे, और इन्फेक्शन थ्रेड जनरेट होता है जिससे बैक्टीरिया कॉर्टेक्स और पेरिसाइकिल के अंदर चले जाते हैं। ये देखिए लिखा है इन्फेक्शन थ्रेड जनरेट होता है जो बैक्टीरिया कॉर्टेक्स और पेरिसाइकिल में चले जाते हैं। ये देखिए आपके कॉर्टेक्स और पेरिसाइकिल में चले गए। अब कॉर्टेक्स और पेरिसाइकिल का भन प्रोलिफरेशन कराते हैं, यानी डिवीजन कराते हैं। दो प्रकार के हार्मोन बनेंगे, बैक्टीरिया बनवाएगा साइटोकाइनिन और ऑक्सिन बनवाएगा आपका कॉर्टेक्स ऑफ द प्लांट। इससे प्रोलिफरेशन और भयन का डिवीजन होगा, मास ऑफ डिफरेंशिएशन कैलस बनेगा। कैलस एक के अंदर देखते हैं नोड्यूल को, तो ग्रुप ऑफ नॉन बैक्टीरियोइड पड़े होते हैं, ये बैक्टीरियोइड और रॉड शेप की जगह ये प्लियोमॉर्फिक होते हैं। अब ठीक, अब कहा गया इतना काम तो कर लिए हैं हम लोग, अब क्या काम, एक काम बचा रह गया। पूछे क्या? तो कहा कि भैया हमें जो एरोबिक ये जो नाइट्रोजिनेज नाम का एंजाइम है, जैसे एन ट्रिपल बॉन्ड बना था, एन ट्रिपल बॉन्ड या डाई नाइट्रोजन है, इसको नाइट्रोजिनेज एंजाइम की मदद से, नाइट्रोजिनेज नाम के एंजाइम से की मदद से आपने किसमें कन्वर्ट कर दिया था? नाइट्रोजिनेज एंजाइम की मदद से आपने कन्वर्ट किया था अमोनिया में। नाइट्रोजिनेज की कुछ प्रॉपर्टी है। पहली बात तो ये मोफी प्रोटीन का बना है, मोलिब्डेनम एंड आयरन प्रोटीन का बना है। किसका? मोलिब्डेनम आयरन प्रोटीन है, याद रखना मत भूलना। और दूसरी बात, ये कोडेड बाय निफ जीन प्रेजेंट इन बैक्टीरियल डीएनए। निफ जीन से कोड होगा, कोडेड बाय निफ जीन प्रेजेंट इन बैक्टीरियल डीएनए। बैक्टीरियल डीएनए में जो जीन पड़ा होगा उससे कोड होगा आपका नाइट्रोजिनेज नाम का एंजाइम, कोडेड बाय निफ जीन, और मोफी प्रोटीन है। और इसकी जो खास बात एक है, ये एनरोबिक कंडीशन में काम करेगा, एनरोबिक कंडीशन में काम करेगा। तो कहा भैया कि हमको अगर डाई नाइट्रोजन से अमोनिया बनवाना तो हमें एनरोबिक कंडीशन दो। तो पौधे और बैक्टीरिया ने मिलकर एक जुगाड़ लगाया, कहा कि हम एनरोबिक कंडीशन को जनरेट करते हैं। कैसे? तो जो पौधा बनवाता है वो अपने अंदर बनवाता है लेग हीमोग्लोबिन नाम का कंपाउंड, यही लिखते हैं। चलो नेक्स्ट पेज ले लो। लेग हीमोग्लोबिन क्या होता है? लेग हीमोग्लोबिन नाम का कंपाउंड बनाता है। ये पिंक, लेग मतलब लेगुमिनस प्लांट बनवा रहे हैं, लेगुमिनस और हीमोग्लोबिन पिंक कलर का कंपाउंड है, पिंक कलर कंपाउंड। देखिए मोस्ट ऑफ द जनसंख्या हमारी जो है वो गांव से जुड़ी होती है, तो कभी आप गांव जाइए तो लेगुमिनस प्लांट यानी दलहनी वाली फसल को उखाड़िए, अरहर का पौधा
बिफोर फ्लावरिंग, एनसीईआरटी लिखा है, बिफोर फ्लावरिंग आप उखाड़ के देखते हैं तो उसमें कुछ नोड्यूल गांठ जैसा स्ट्रक्चर आपको दिखेगा, और एक नोड्यूल को आपको काट के देखिए तो अंदर से पिंक कलर दिखेगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लेग हीमोग्लोबिन, दैट इज ऑक्सीजन स्कैवेंजर। ये कैसा होता है, ऑक्सीजन के साथ यही बाइंड कर लेता है, यानी ऑक्सीजन का भक्षण कर लेता है, ऑक्सीजन स्कैवेंजर होगा, यानी एनारोबिक कंडीशन मेंटेन होगी, यानी आपका नाइट्रोजिनेज नाम का एंजाइम काम करेगा। ठीक है, ऑक्सीजन स्कैवेंजर होते हैं हीमोग्लोबिन। एक्चुअली इसमें जो हीम नाम का पार्ट है, ये हीम नाम का पार्ट बनवाता है बैक्टीरिया, और ग्लोबिन नाम का पार्ट, ग्लोबिन बनवाता है आपका प्लांट, यानी प्लांट की रूट, प्लांट। तो प्लांट और बैक्टीरिया का ये मिल के काम हुआ कि हम लेग हीमोग्लोबिन जो ऑक्सीजन स्कैवेंजर होगा उससे बाइंड नहीं करे। तो अब एन आपका एन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजिनेज की मदद से, एन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजिनेज की मदद से अमोनियम कन्वर्ट होगी। इसकी पूरी कंप्लीट रिएक्शन अभी लिखते हैं। अब इसकी हम लोग कंप्लीट रिएक्शन देखते हैं जो एनसीईआरटी में आपकी लिखी है। N2 प्लस 3H2 गिव राइज टू ट्वाइस ऑफ अमोनिया। ये आपने पढ़ा है किसमें, हाइबर प्रोसेस में। हाइबर प्रोसेस मैं पढ़े हो केमिस्ट्री में, हाइबर प्रोसेस से अमोनिया बनवाते थे। एक अमोनिया 3 मोल वाटर डाइहाइड्रोजन के साथ अमोनिया बनता था। किसके, इसमें आयरन जो होता है कैटलिस्ट के फॉर्म में काम करता है, मोलिब्डेनम प्रोमोटर के फॉर्म में। देखो कितनी खास बात की मोफी प्रोटीन भी आपका नाइट्रोजिनेज, समझो तो नेचर का काम देखो। ये तो हम लोग बाहर से डालते हैं कैटलिस्ट और प्रमोटर, मोलिब्डेनम और मोफी प्रोटीन का ही नाइट्रोजिनेज बना होता है। अभी लिखा था मैंने, ये देखो कहाँ गया यार, मोफी प्रोटीन का ही बना होता है। ठीक, और आपके हाइबर प्रोसेस में भी यही होता है। एक्चुअली अब हम लोग अपना पढ़ते हैं कि आपके केमिस्ट्री का छोड़ो, ये तो केमिस्ट्री की रिवाइज वो अपने एनसीईआरटी के हिसाब से। तो एनसीईआरटी में जो कंप्लीट बैलेंस्ड इक्वेशन लिखी गई है वो लिखी गई है ऐसे कि नाइट्रोजन, वहां उन्होंने हाइड्रोजन नहीं लिया यार, तो हम ऐसे ही बना देते हैं। 8 इलेक्ट्रॉन प्लस 8 प्रोटॉन, 8 इलेक्ट्रॉन प्लस 8 प्रोटॉन की मदद से, 8 इलेक्ट्रॉन प्लस 8 प्रोटॉन की मदद से नाइट्रोजिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में, नाइट्रोजिनेज नाम के एंजाइम की प्रेजेंस में कन्वर्ट होता है ये ट्वाइस ऑफ अमोनिया, 2 अमोनिया बनती है। जिसमें खास चीज तो छोड़ ही दी है, 8 इलेक्ट्रॉन 16 एटीपी के प्रेजेंस में, किसमें 16 एटीपी के प्रेजेंस में, ये मत भूल जाना 16 एटीपी। ठीक है, 2 अमोनिया प्लस H2 बनता है प्लस 16 एडीपी बनता है, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, प्लस आपका 16 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट पीआई। तो एडीपी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में एटीपी टूट जाता है और अमोनिया बन जाता है इसमें। तो देखिए एक नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए कितने एटीपी की जरूरत, तो 16 एटीपी की जरूरत। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा आपसे यहीं से, कहेगा भैया 2 अमोनिया बनाने के लिए तो 16 एटीपी लगी थी, एक अमोनिया मॉलिक्यूल, एक NH3 बनाने के लिए कितना अमोनिया खर्च करोगे, तो एक अमोनिया बनवाने के लिए 8 एटीपी लगेगी, क्योंकि 16 एटीपी से 2 बनता है तो 8 अमोनिया लगेगी एक अमोनिया के मॉलिक्यूल बनवाने के लिए। और एक नाइट्रोजन फिक्सेशन करने के लिए 16 एटीपी लगती है, 16, और 2 अमोनिया बनता है तब 16 से, यानी 8 अमोनिया लगेगी एक अमोनिया बनवाने के लिए। तो याद रखना, यहां से क्वेश्चन पूछता है कि यहाँ से अगर एक नाइट्रोजन फिक्सेशन से पूछेगा तो 16 एटीपी बताओगे, लेकिन अमोनिया का मॉलिक्यूल एक बनवाना है तो 8 एटीपी लगेगी। बिल्कुल मत भूल जाना, ये एनसीईआरटी का बैलेंस्ड इक्वेशन। आइए आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग अपने पढ़ लेते हैं। हाँ यहाँ की सारी चीजें यही खत्म कर देते हैं, तो उसके बाद ट्रांसअमाइनेशन वगैरह होगा। इसके बाद आप देखेंगे कि इसमें जो लिखवाएगा वो लिखवाता है कि भैया अमोनिया का यूज करके, जैसे मान लीजिए आपका बन गया, तैयार हो गया अमीनो एसिड। कोई भी अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर जब आप देखते हैं, टेट्रावैलेंसी कार्बन होता है, यहाँ पे R ग्रुप है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, और आपका यहाँ पे COH ग्रुप है, और ये है NH2 ग्रुप। यहाँ NH2 कर लो, कुछ भी कर लो, कहीं भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं। अब बताने के लिए थोड़ा सा यहाँ काम है। NH2, ये COOH, ये एक आइडियल अमीनो एसिड का स्केलेटन हो गया। अमीनो एसिड एक्चुअली क्या होता है, देखोगे आप जब बाद में पढ़ते तो R ग्रुप बदलते जाइए, आपको नया नया अमीनो एसिड मिलेगा। जैसे R ग्रुप आपने हाइड्रोजन रख दिया तो ग्लाइसिन बन जाता था, आपने मेथिल रख दिया तो एलानाइन बन जाता था, आपने मेथिल हाइड्रोक्सी CH3OH रख दिया तो सेरीन बन जाता था। गैस की ट्रिक बताई थी, ग्लाइसिन एलानाइन सेरीन, हाइड्रोजन R की जगह रखे,
और मेथिल ग्रुप रखे तो एलानाइन, मेथिल हाइड्रोक्सी रखे तो सेरीन बन जाता था। यानी आर ग्रुप बदल दो, अमीनो एसिड बदल गया भांत भांत का। यानी यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे भी आर की जगह हाइड्रोजन, 2 एच हो जाएंगे। यानी अल्फा अमीनो एसिड है ये, और ये ऑप्टिकली एक्टिव होती है क्योंकि चारों इसके ग्रुप में चारों कैसे होते हैं, डिफरेंट होते हैं, आर एच और ये। लेकिन अगर 2 ग्रुप सेम लगा दोगे तो ग्लाइसिन इसीलिए ऑप्टिकली इनएक्टिव होती है, बाकी सारी अमीनो एसिड ऑप्टिकली एक्टिव होती हैं। ये बायोमॉलिक्यूल भी रिवाइज करा दिया, ठीक है। तो आर बदलते जाओ। अब ये तो मैंने रिवाइज करा दिया इसलिए बायोमॉलिक्यूल में है। अब इसका काम यहाँ नहीं था, अब इसको अब यहाँ से पढ़ो कि भैया आपके पास एक पर्टिकुलर क्या है, एक अमीनो एसिड है, यहाँ पे उसका आर ग्रुप लगा है, ठीक है, अमीनो एसिड है। अब इसको कन्वर्ट करना है हमें अमाइड में, किसमें, अमाइड में। तो व्हेन यू रिमूव हाइड्रोक्सिल पार्ट ऑफ अमीनो एसिड, हाइड्रोक्सिल पार्ट रिमूव करके 2 हाइड्रोक्सिल लगा दो। किससे रिमूव करोगे, NH2 से। देखना यहाँ R वैसा है एज इट इज, हाइड्रोजन ऐसा है, CO यहाँ COH था, इसका हाइड्रोक्सिल रिमूव करके NH2 लगा दिए, और ये ऑलरेडी NH2 था। तो 2 मोल ऑफ NH2, देखो यहाँ पे एक NH2 एक NH2, ये तो 2 NH2 हो। ये वेन OH ग्रुप इज रिप्लेस्ड बाय NH2 दैट इज कॉल्ड अमाइड। अमीनो एसिड C निकाल दी, इसे अमाइड कहते हैं। क्या कहते हैं, अमाइड। 2 प्रकार के अमाइड आप एनसीईआरटी में, 2 अमीनो एसिड्स, 2 अमाइड जो एनसीईआरटी लिखती है वो लिखती है एस्पराजीन एंड ग्लूटामीन। ग्लूटामीन तो नाम ही बता रहा है यार, ये आपके अमाइड हुए। तो ये अमाइड किससे बने होंगे, पेन बदल दो यार। एस्पाराजीन एस्पार्टिक एसिड से, एस्पार्टिक एसिड से बन के एस्पराजीन हुआ होगा। ग्लूटामिक एसिड किससे मिलके बना होगा, ग्लूटामिक एसिड से, ग्लूटामिक एसिड से। तो ग्लूटामिक एसिड से ग्लूटामीन, एस्पराजीन, एस्पार्टिक एसिड, ये खत्म हो गया। ये रहा पूरी एनसीईआरटी नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म के बारे में। अब हम लोग आइए अपने उसमें देखते हैं कि क्या है आपके पिटारे में। वही लिखते हैं यार, फिर हम तो सब पढ़ लिए हैं बेटा। N2 8 इलेक्ट्रॉन 8 प्रोटॉन 16 एटीपी की प्रेजेंस में 2 अमोनिया 16 एडीपी 16 इनऑर्गेनिक हाइड्रोजन, बताया 16 एटीपी जरूरत होती है फिक्सेशन एक नाइट्रोजन के लिए। लेकिन अगर पूछा जाए भैया एक अमोनिया में बनवाना है तो 8 लगेंगे, आधा कर देंगे। देखिए लिखा है 8 एटीपी रिक्वायर्ड फॉर ईच अमोनिया प्रोड्यूस, डिवीजन ऑफ ग्रोथ ऑफ कॉर्टिकल से लेड टू नोड्यूल फॉर्मेशन। अबे पूरा पढ़ लिए तुम, तो लिखे नोड्यूल आर नेसेसरी कंपोनेंट होता है नोड्यूल के अंदर। मोफी प्रोटीन बताया था, लेग होमोग्लोबिन कैसे बनवाना है। नाइट्रोजन हाईली सेंसिटिव होता है मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन से, इसीलिए लेग होमोग्लोबिन बनाया ताकि उसको ऑक्सीजन का भक्षण कर दिया जाए। टू प्रोटेक्ट नाइट्रोजन नोड्यूल कंटेन ऑक्सीजन स्कैवेंजर, जिसे लेग होमोग्लोबिन कहते हैं। लेग से लेगुमिनस प्लांट सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन माइक्रो लिविंग एज एरोबिक। देखिए लिखा है साफ साफ, वहाँ जो लिखा है मैंने वहाँ पे लिखा है, इसीलिए लिखा है कि नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रोब जो होते हैं वो एरोबिक होते हैं फ्री लिविंग कंडीशन में, लेकिन जब रूट के साथ आते हैं यानी नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं दे बिकम एनारोब। इसीलिए कहा फैकल्टेटिव एनारोब। नाइट्रेट व्हिच इज फाउंड एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट ट्रांसपोर्टेड टू द लीफ, जो बना उसको एब्जॉर्ब करके भेज दो। हटो तुम धीरे। इन द लीफ नाइट्रेट इज रिड्यूस्ड टू अमोनिया दैट इज फाइनली फ्रॉम अमीनो ग्रुप से लीफ नाइट्रेट अमोनियम कन्वर्ट होगा। टू मेंटेन द वे अमोनिया का फेट क्या है, यहाँ पे वही पढ़ेंगे हम लोग। दिस इज इंपॉर्टेंट आल्सो। फेट ऑफ अमोनिया, उद्देश्य क्या है, फेट ऑफ अमोनिया, अमोनिया का उद्देश्य क्या है, रिडक्टिव एमिनेशन करा लो। बताया था कि अमोनिया स्लाइड टॉक्सिक होता है, एज इट इज नहीं यूज होगा, पहले इसका रिडक्टिव एमिनेशन कराओ। रिडक्टिव एमिनेशन कैसे कराओगे, ठीक है, कीटोग्लूटारिक एसिड से NH4 पॉजिटिव एडीपी के बजाय ग्लूटामेट डिहाइड्रोजनेट से ग्लूटामेट वाटर एनएपी बनाओगे। अब रिडक्टिव एमिनेशन हो गया। अब ट्रांस अमाइनेशन, ट्रांस कर लो, ट्रांसफर कर दो अमीनो ग्रुप को फ्रॉम वन से अनदर कीटो। ये देखिए ये अमीनो डोनर है, बताया था कार्बन टेट्रावैलेंसी R ग्रुप हाइड्रोजन NH3 COH से H+ यहाँ कट किया गया। अब ये क्या है, कीटो ग्रुप है, C+O कीटो ग्रुप। इसका वाला R देखो समझना, इसका वाला R इसमें दे दो और इसका वाला इसमें दे दो, यानी RCO निगेटिव। देखिए ये R2 के साथ था लेकिन यहाँ पे R1 आया क्योंकि इसका वाला इस पे ट्रांसफर हुआ है, ये बन गया। अब यहाँ पे क्या आया होगा, COH वाले में R2 आ गया होगा, देखना वहां पे ये R2 है, ट्रांस हुआ है, ट्रांस अमाइनेज। देखिए मैंने बताया था ग्लूटामेट और एस्पार्टिक एसिड ग्लूटामिक एसिड से ट्रांसफर करके अमीनो ग्रुप की टेक प्लेस इन अदर अमीनो एसिड फ्रॉम द प्रेजेंस ऑफ अमीनो एंजाइम ट्रांस अमाइनेज करते लिए, ठीक है। टू मोस्ट इंपॉर्टेंट, एस्पराजीन एस्पार्टिक एसिड से, ग्लूटामीन ग्लूटामिक एसिड से, और उसमें ज्यादा नाइट्रोजन हो गया ना भैया, 2 NH2 ग्रुप होते हैं आपके अमाइड में और एक ही होता है अमीनो एसिड में, तो 2 चाहिए प्लांट, इसलिए 2 के फॉर्म में भेजता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ नाइट्रोजन इन द प्लांट फॉर्म अमाइड। अमाइड कैसा स्ट्रक्चर होता है,
अमाइड होता है कार्बन का, ये पूरा स्ट्रक्चर वही होगा, यहाँ पे H होगा, यहाँ पे R होगा, यहाँ पे CONH2 होगा, अबे CONH2 होगा, और यहाँ पे NH2, यानी दो NH2 ग्रुप लगे हैं। When COH group is transferred by NH2 of one amino acid, it convert to amide, amide में कन्वर्ट होता है, दो अमीनो एसिड हैविंग, हाँ ठीक है, अमाइड बन गया। देन अमीनो एसिड देन हैविंग नाइट्रोजन कार्बन रेशियो ज्यादा होगा क्योंकि यहाँ दो नाइट्रोजन है। अदर पार्ट ऑफ द प्लांट भेज जाएंगे। सोयाबीन में यूरिड के फॉर्म में होता है। व्हाट इज यूरिड? मेटाबॉलिक यूरिया को यूरिड्स कहते हैं, यूरिड्स कहते हैं। यूरिड एज इट ट्रांसफर होता है सोयाबीन में। यूरिड में हाई नाइट्रोजन टू कार्बन रेशियो होता है, यही पूछेगा तुमसे, बस और कुछ नहीं। हाई नाइट्रोजन टू कार्बन रेशियो, अब उल्टा कर देगा तुमसे एग्जामिनर, कहेगा हाई कार्बन टू नाइट्रोजन रेशियो, पढ़े नहीं भूल जाओगे भैया, नाइट्रोजन ज्यादा, नाइट्रोजन के लिए इतनी मेहनत की गई तो नाइट्रोजन ज्यादा होगा, हाई नाइट्रोजन टू कार्बन रेशियो, ठीक है, यूरिड्स के फॉर्म में ट्रांसफर होते हैं। इट्स ऑल अबाउट योर चैप्टर, आई थिंक खत्म हो गया। फोटोसिंथेसिस कल मिलते हैं। अब देखिए, हाँ जो वो आपका वहां पे छूट गया पॉइंट, छोटा सा देखते हैं। जो आपका नोड्यूल बना था, जो गांठ बनी थी, वो कहाँ पड़ी होगी ज्यादातर? भाई गांठ जो होगी वो आपके लेगुमिनस प्लांट के, हटो, हाँ लेगुमिनस प्लांट के पास गांठ बन गई, ये नोड्यूल बन गया, इन्फेक्शन से नोड्यूल का फॉर्मेशन हो गया। तो नोड्यूल फॉर्मेशन बेचारा कहाँ पे होगा? तो नोड्यूल फॉर्मेशन ज्यादातर होगा आपके वैस्कुलर प्लांट के वैस्कुलर पार्ट यानी जाइलम फ्लोएम के पास होंगे, ताकि उसको मिनरल और न्यूट्रिएंट मिलता रहे। यानी जो ग्राफ ये बना था आपका, ये कैलस बना था ना, कैलस मास अपन डिफरेंस टू, जिसे आप कहते हैं कैलस, ये कहाँ पे होगा? प्रेजेंट नियर, कहाँ प्रेजेंट होगा? आपके ट्रांसपोर्टिंग कंडक्टिंग जाइलम और फ्लोएम के पास, ताकि इसको भोजन पानी मिलता रहे। ठीक है, यही था फॉर्मेशन ऑफ नोड्यूल। नोड्यूल यहीं पाया जाएगा। तो आइए एक सेकंड रिवाइज करते हैं, पूरा देखते हैं कितने पेज में आपने पढ़ा। देखिए नाइट्रोजन को आपने पढ़ा, रिवाइज करते हैं, पूरा चैप्टर खत्म। दो प्रकार के, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। केमिकल नेचर पे कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट आपके ऑर्गेनिक होते हैं, इनऑर्गेनिक होते हैं मिनरल, जितने 60 इनऑर्गेनिक मिनरल न्यूट्रिएंट। यही चैप्टर पूरा डेडिकेटेड है मिनरल न्यूट्रिशन के आधार पर। तो देखा गया भैया, जूलियन मॉन सच्ची नाम के साइंटिस्ट थे, जर्मन बोटनिस्ट थे, जिन्होंने बताया 1860 में कि हाइड्रोपोनिक्स नाम की टेक्निक से हम पता कर सकते हैं कौन एलिमेंट एसेंशियल है, कौन सा नहीं है। उसको डालेंगे, देखेंगे सॉइललेस कल्चर में प्लांट को डिफाइंड न्यूट्रिएंट मीडियम में ग्रो कराना, यही कहलाता है। अब इसका कॉमर्शियल यूज भी होता है टोमेटो, सीडलेस, कुकुम्बर, लेट्यूस को ग्रो कराने में। इसके बहुत सारे फायदे हैं कि रूट बॉर्न पैथोजन से भी बचाया जा सकता है, और सॉइल भैया फर्टाइल नहीं है तो भी इसकी फर्टिलिटी से कोई मतलब नहीं कि सॉइल है ही नहीं, ये फायदा हो जाता है। आगे बढ़ जाओ। देखा गया कि 105 से ज्यादा डिस्कवर्ड एलिमेंट है, जिसमें 60 से ज्यादा एलिमेंट आपके, मोर देन 60 एलिमेंट प्लांट के अंदर रिपोर्टेड हुए हैं, लेकिन सब बेनिफिशियल नहीं है ना। 17 है टोटल बेनिफिशियल। 17 में क्वांटिटी के आधार पर माइक्रो में बांटा। माइक्रो 10 मिलीमोल से ज्यादा ले रहा है, माइक्रो लेस देन 10 ले रहा है पर केजी ड्राई वेट मैटर में, तो माइक्रो है। एक्सेस लाइट इसका टॉक्सिसिटी नहीं कराता, लेकिन इसका एक्सेस लाइट टॉक्सिसिटी करा देता है। ये 9 संख्या में 9 होते हैं और ये संख्या में 8 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? माइक्रो, CHON, PK, कौन पिया करेगा? मत से काफी, ये हो गया, बाकी सब इधर रख देना आप। अब नाइट्रोजन फिक्सेशन में मैंने देखा कि राइजोबियम जो होता है वो ग्राम नेगेटिव होता है, रॉड शेप होता है, फैकल्टेटिव एनारोबिक होती है, सोइल में एरोबिक फॉर्म में होता है और रूट में एनारोबिक होता है, एनसीईआरटी लिखा है। अब नोड्यूल फॉर्मेशन कैसे बनेगा? कोई भी आप एक पकड़ लीजिए लेगुमिनस प्लांट, उसकी रूट में एक केमिकल निकालता है, जिसे केमिकल को फ्लेविनॉइड्स कहते हैं। वो कैसा होता है? कीमोट्रॉपिक मूवमेंट करेगा, कीमोट्रॉपिक मूवमेंट कराएगा बैक्टीरिया का, बैक्टीरिया से अट्रैक्ट होकर रूट के पास आ जाएंगी। रूट की सब्सिबिलिटी रूट से अट्रैक्ट होगी, रूट में अट्रैक्ट होकर ये एक प्रकार का नॉट फैक्टर निकलवाएंगे, जिसे कर्लिंग ऑफ रूट होगा। कर्लिंग ऑफ रूट क्या करेगा? इन्फेक्शन थ्रेड बनवाएगा, इन्फेक्शन थ्रेड से बैक्टीरिया अब इसके अंदर इन्वेट करेंगे, यानी कॉर्टेक्स और पेरीसाइकिल में जाएंगी। कॉर्टेक्स और पेरीसाइकिल में क्या खेल होगा? कॉर्टेक्स और पेरीसाइकिल में जाने के बाद कॉर्टेक्स की सेल ऑक्सिन निकलवाएगी और बैक्टीरिया निकलवाएगी साइटोकाइनिन, जिससे होगा भयंकर डिवीजन, प्रोलिफरेशन। कहाँ? कॉर्टेक्स और कॉर्टिकल सेल में, जिससे मास ऑफ टिश्यू बनेंगे, जिसे आप कहेंगे कैलस, यानी कैलस बनेगा आपका, ये कर्लिंग बनाएगा रूट का। तो यही मेन उद्देश्य है नोड्यूल का बनाना। तो नोड्यूल बन गया। अब नोड्यूल, एक नोड्यूल के अंदर देखे तो ऐसा शेप दिखा और सारे नॉन बैक्टीरियोइड इसमें बहुत सारे पड़े हुए हैं। नॉन डिवाइडिंग बैक्टीरिया को हम बैक्टीरियोइड कहते थे और ये प्लियोमॉर्फिक हो गया। अब देखा गया कि नाइट्रोजन ग्रेन एंड डबल बॉन्ड को अमोनियम बनाना नाइट्रोजिनेज एंजाइम। तो नाइट्रोजिनेज एंजाइम के बारे में हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पड़ता है भैया, पढ़ें। मोफी प्रोटीन होता है, कोडेड बाय निफ जीन होता है। निफ जीन कहाँ पाया जाता है? बैक्टीरिया के डीएनए में, और एनारोबिक कंडीशन में ही वर्क करता है।
अब एनरोबिक कंडीशन में वर्क करता है तो लेग हीमोग्लोबिन नाम का एक केमिकल कंपाउंड बनवाएंगे दोनों बैक्टीरिया और रूट। बैक्टीरिया एक्चुअली बनवाता है आपका हीम पार्ट और ग्लोबिन बनवाता है प्लांट। ये ऑक्सीजन स्कैवेंजर होता है, सारे ऑक्सीजन का भक्षण कर लेगा, यानी आपका नाइट्रोजनेस एनारोबिक कंडीशन में वर्क करता है तो उसी में वर्क अच्छे से करेगा। पिंक कलर का होता है, लेग वर्ड आया लेगुमिनस प्लांट की वजह से, हीमोग्लोबिन फॉर पिंक कलर की वजह से। अब इसका कहा पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर था, डाई नाइट्रोजन 8 इलेक्ट्रॉन 8 प्रोटॉन 16 एटीपी के प्रेजेंस में, नाइट्रोजनेस के प्रेजेंस में बनाएगा 2 अमोनिया 1 हाइड्रोजन और 16 एडीपी और 16 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। फिर पढ़े आप कि अमीनो एसिड में एक ही नाइट्रोजन कंटेंट होता है, उसमें 2 होता है, इसलिए प्लांट इसको अमाइड में कन्वर्ट करता है। ठीक है, ये कन्वर्जन इसमें होता है जो 2 प्रकार के एस्पार्टिक एसिड से एस्पराजीन नाम का अमाइड बनता है, ग्लूटामिन से ग्लूट, ये आपका अमाइड है और वो क्या है आपका अमाइड है और ये क्या है अमीनो एसिड है। ठीक है, तो ये खत्म हो गया आपका नाइट्रोजन साइकिल। और आपके सारे चैप्टर में इतना ही, इससे ज़्यादा कुछ है ही नहीं यार। कहीं भी क्वेश्चन बन जाए इससे ज़्यादा लाके दिखा देना, बता देना कि सर ये नहीं पढ़ाया है, आपकी स्लाइड में नहीं है, बता देना, कहीं भी क्वेश्चन लगाओ, इससे ज़्यादा कुछ होगा ही नहीं। तो पूरी एनसीईआरटी पढ़ा दिया यार, पूरी एनसीईआरटी, जो काम का नहीं था कुछ कुछ उस जो मतलब आपको लगेगा कि एनसीईआरटी में है लेकिन उस नहीं लिखा सही से, तो वो भी बता दिया। ठीक है, इट्स ऑल अबाउट योर न्यूट्रिशन चैप्टर। अब हम लोग इसके क्वेश्चन मिलेंगे, क्वेश्चन सीरीज में कल मिलते हैं, उसके बाद फोटोसेंस पढ़ेंगे, ऐसे रिवीजन चलता रहेगा। तो थोड़ा सा फास्ट रहता है यार, बहुत सारी चीज़ों को जल्दी जल्दी मैनेज करना होता है, थोड़ा बहुत तो घटता है इधर उधर। ठीक है, पर ठीक है, सही है, पढ़ने के लेवल के लिए ठीक है, रिवीजन के लिए बहुत अच्छा है। आप एनसीईआरटी खोल लो, ये पॉइंट देखते जाओ, अंडरलाइन करते जाओ, जो लिखने लायक वो लिख लो, चैप्टर 1 घंटे के अंदर खत्म। और क्या चाहिए, क्योंकि आपको बायो और केमिस्ट्री पढ़ने के लिए इनफ टाइम चाहिए, और बायो में ही उतना खत्म कर दी, फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ने की टाइम चाहिए, तो बायो में उसको कम करेंगे, ऐसे ही कम करेंगे, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे और रिवीजन करेंगे। ठीक है, पढ़ते रहिए, तब तक मिलते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।